अबे डराने के लिए तो मैं आता हूं ना लायक। मेरा नाम ही सुनील सर की क्लास। बेटा खौफ का दूसरा नाम सुनील सर की क्लास। अच्छा खौफ भी मुझसे डरता है, ये हुई ना बात, ये होता है बेटा आतंक, है ना? ऐसा तो हो नहीं सकता पढ़ाई ना हो। चल, एंड द assumption was there will be sufficient amount of profit, जिससे ये वाला लॉस बेटा सेट अप हो जाएगा और हमारे को टैक्स सेविंग क्रिएट हो जाएगी। आई होप दोस्तों पहले यहां तक का सारा मुद्दा क्लियर हो गया पहले एवरीवन। हाँ जी, यहां तक मैं उम्मीद कर रहा हूं बेटा आप सारा रिवाइज भी करके आए हैं। मैंने आप बच्चों को इस चैप्टर में स्पेशली बोला था यू हैव टू रिवाइज ईच एंड एवरी डे यू हैव टू रिवाइज, जितना पढ़ चुके हैं उतना, तब जाकर कॉन्सेप्ट एकदम बेटा इस चैप्टर का सॉलिड हो जाएगा। मैं आपको कल का एक केस बताता हूं। कल एक बच्चे का मैसेज आया, उस बच्चे ने बोला सर मेरे दोस्त का मैसेज आया हु इज स्टडीइंग फ्रॉम समवन एल्स, ठीक है, समवन एल्स से पढ़ता है, एंड वो बच्चा मुझे कह रहा है मेरा दोस्त यार तेरे से मॉड्यूल के क्वेश्चन हो जाते हैं क्या? मतलब उसका दोस्त इससे कह रहा है यार तेरे से एफएम के मॉड्यूल के क्वेश्चन हो जाते हैं क्या? यार मैं तो बार-बार अटक जा रहा हूं। तो उसने बोला आओ सुनील सर की शरण में, आप एक चैप्टर पढ़ लो उसके बाद मॉड्यूल। अबे तुम बहुत छोटे लेवल पर हो, वी आर प्रो ब्रो, वी आर प्रो। पहले मेरी बात समझ आई, वी आर प्रो ब्रो, वी आर प्रो। मॉड्यूल इज लाइक और मेरा बच्चा जल्दी जल्दी कर जल्दी 2 मिनट निपटा देते हैं। पहले बात समझ आई आपको? तो आपको उस बच्चे ने मेरे को बहुत बोला कह रहा सर थैंक यू, मतलब पहले हमें समझ नहीं आ रहा था कि आप हमारे लिए कितने एफर्ट कर रहे हो और इन सब चीजों का इंपैक्ट क्या होगा, बट जब हम अपने आप को किसी दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं जो और किसी से पढ़ रहा है, देन वी आर रियलाइजिंग व्हाट वी हैव गॉट टिल नाउ। अभी तक हमें क्या मिला है उसकी अहमियत हमें तब समझ में आती है। मैं सीरियसली बोल रहा हूं राइट, तब उसकी अहमियत बेटा इन्हें समझ में आती है। मोबाइल के सॉरी मॉड्यूल के क्वेश्चन तो होमवर्क में कर लेते हैं, वो सर तो हमें आधे तो होमवर्क में चिपका देते हैं राइट, वो सुनील सर तो हमें आधे होमवर्क में चिपका देते हैं झूठ बोल बोल के, है ना, मस्ती मजाक करते करते बेटा हमारे पास कर देते हैं, है ना। चलो खैर फिलहाल हम बढ़ते हैं बेटा आगे। मेरे को बच्चे का नाम याद नहीं आ रहा, किसने बोला था मुझे याद नहीं आ रहा, चलो जिसका भी था। चलो एक बच्चे ने अप्रिशिएट करा तो मेरे को भी अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है। चलो थोड़ा सा मैं सच बता रहा हूं, जब ये मैसेजेस आते हैं ऐसे वाले तो मेरे को ना खुशी से ज्यादा थोड़ा दुख होता है, खुशी से ज्यादा दुख होता है उन बच्चों के लिए जो बच्चे सिर्फ रट्टे मार रहे हैं। मतलब खुशी से ज्यादा मुझे उन बच्चों के लिए दुख होता है यार, मतलब क्या बोलूं मैं, मतलब नो वर्ड्स, है ना। अब देखो कुछ बच्चे कह रहे हैं तुषार कह रहा है मुझे पता चला सर मॉड्यूल के क्वेश्चन होमवर्क में देते हैं। तुषार कांग्रेचुलेशंस बेटा, सारे होते ही मॉड्यूल के, मैं कुछ क्लास में करवाता हूं, कुछ होमवर्क होते हैं, कुछ अपने होमवर्क होते हैं। तो अगर तू मॉड्यूल देख के कॉपी मारने की कोशिश करेगा तो तेरी बेटा सारी पढ़ाई स्वाहा। समझ में आ गया पहले? आहा। तो अब हम पढ़ाई शुरू करते हैं। चलिए अब हम जल्दी से बेटा देखो मजा तब है जब हम कहते हैं अपने आप क्वेश्चन करो, अपने आप होनी चाहिए, क्योंकि पेपर में मैं नहीं मिलूंगा आपके साथ। पेपर में कौन होगा? पेपर में सिर्फ एंड सिर्फ आप और आपका क्वेश्चन पेपर होगा, नो वन एल्स, ठीक है जी। चलिए अब बच्चों अब हम फटाफट से जल्दी से बेटा अपने इस टॉपिक के क्वेश्चन को करते हैं। लास्ट क्लास में हमने कैश फ्लो का कांसेप्ट समझा था। अब कैश फ्लो में लॉस आ जाएगा तो हमें कैसे करना है, आइए जल्दी से अब हम इसका टॉपिक का क्वेश्चन कर लेते हैं। तो लो बेटा जल्दी से हमारा है इन्वेस्टमेंट डिसीजन चैप्टर नंबर 7 आईसीआई मॉड्यूल का। तो लो जी एग्जांपल नंबर 3 फटाफट से जल्दी से मुझे करके दिखाओ। अब ध्यान से सुनना, मैं थोड़ा सा इसमें आपको गाइड कर देता हूं, ताकि आप बच्चे गड़बड़ ना करें। 5 साल का डेटा है दोस्तों, तो अपन वही 5 साल का पहले तो डेटा बना लेते हैं, ईयर 1 2 3 4 5। अब जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि मुझे पहले से पता है इस क्वेश्चन में लॉस है, तो बेटा अपन क्या करेंगे, ध्यान से देखो बेटा, आपको मॉड्यूल देखने की भी जरूरत है, मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन हम क्लास में कवर कर लेते हैं, तो क्लास में होमवर्क में किसी ना किसी तरीके में सारे करवा देता हूं। तो आप देखना चाहते हो देख लेना, बट यहां पर भी फिलहाल फोकस करते हैं, ये सब बातें हम बाद में कर लेंगे, पहले लेट्स कंसंट्रेट। तो बच्चों सबसे पहले हमारे पास आएगा दोस्तों सेल्स, फिर माइनस करेंगे हम वेरिएबल कॉस्ट, माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। बताइए दोस्तों इसके बाद क्या निकल कर आता है? सर इसके बाद हमारे पास सीधा आ जाता है प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, फिर उसमें से माइनस करेंगे हम अपना डेप्रिसिएशन। बताइए बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा? सर हमारे पास आ जाएगा पीबीटी। तो यहां पर हो जाएगा बेटा पीबीटी, फिर माइनस करेंगे टैक्स। जैसे ही हम टैक्स माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा बेटा पैट, वी विल हैव पैट। अब देखो ये आ गया पैट, ठीक है। अब आपके पास दो रास्ते हैं, यू हैव टू ऑप्शंस। पहला आप क्या करोगे, एक तो डेप्रिसिएशन ऐड करोगे, और अगर कोई टैक्स सेविंग ऑन लॉस है तो बेटा वो भी साथ में ऐड हो जाएगा, और ये दोनों ऐड होने के बाद हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा? कैश फ्लो। ये एक तरीका। दूसरा तरीका कैश फ्लो निकालने का, सर इट्स अ पीबीडी माइनस टैक्स प्लस टैक्स का सेविंग एज द केस मे बी, जो भी होगा बेटा उसके अकॉर्डिंगली। आई होप पहले परफॉर्मेंस समझ में आ गया थोड़ा सा बेटा, कैसे प्रेजेंटेशन, ठीक है। अब मैंने थोड़ा सा स्विच मारा, तो जल्दी से मुझे आप इस आंसर को करके दिखाइए जल्दी से बेटा। मेक इट फास्ट दोस्तों, टाइम नहीं लगाना है मेरे दोस्त, फटाफट से आपने आंसर सॉल्व करना है इसका, जल्दी से प्लीज। रिवाइज करवा रहा था। चलो कुछ बच्चों ने हमें आंसर निकाल के भी दे दिया वापस, वेरी गुड बेटा वेरी गुड। चलो रामिया ने अच्छा कर लिया था, कोई बात नहीं बच्चे, जल्दी करिएगा, शाबाश, फटाफट बेटा, क्योंकि इसके बाद मेन कॉन्सेप्ट अब आपके साथ शुरू करेंगे जिसमें हम आपका बहुत ज्यादा दिमाग लगवाएंगे बच्चा।
हो गया दोस्तों कंप्लीट एवरीवन? जल्दी करो बेटा, कैलकुलेशन फास्ट फास्ट, इतना टाइम नहीं लगाना दोस्त, करो करो करो, टेक योर टाइम, आई एम वेटिंग। चलिए मैं उम्मीद करूं बेटा काफी बच्चों ने इसको डन कर लिया। आई एम होपिंग मेनी ऑफ यू हैव कंप्लीटेड दिस, आई एम एक्सपेक्टिंग दैट। चलिए सो मैं एक बार फटाफट से करवाता हूं बेटा। सेल्स हमें बता दिया सबसे पहले 30,000, देन वी हैव 50,000, वी हैव 30,000, वी हैव बेटा 50,000, देन 80, 2 लाख, 10 लाख, 80,000, 2 लाख एंड 10 लाख। चलिए अब हम पहले बेटा इसकी कुछ बातें कर लेते हैं आपके साथ। अगर हम इनकी बातें करें तो इनकी बातें बेटा हमारे पास क्या क्या होंगी, आइए जरा देखते हैं बेटा। सबसे पहले हमारे को वेरिएबल कॉस्ट बता दिया एट द रेट ऑफ 30%, तो 30% करूंगा तो बेटा 9,000, 15,000, ये हो जाएगा 24,000, ये हो जाएगा 60,000 और ये हो जाएगा बेटा 3 लाख, काम खत्म। देन वी हैव फिक्स्ड कॉस्ट बेटा 5,000, तो लो जी 5,000 रुपए का बेटा फिक्स कॉस्ट उड़ा दो। लो जी ये हमारे पास 5,000 रुपए का फिक्स कॉस्ट उड़ गया। तो अब क्या बचेगा, 9, 5, 14, ये बचेगा बेटा 16,000, अरे माइनस में होता है, हाँ ठीक है 16,000, फिर ये हो जाएगा बेटा 30,000, ये 29,000 जाएगा तो बचेगा 30, 7, 70, नहीं कितना बचेगा, ये वाला कितना बचेगा 51, ओके। देन अगला बता रहे हो 135, अगला आ रहा है बेटा 695, ओके जी। फिर बेटा डेप्रिसिएशन 1,40,000 का एसेट स्क्रैप जीरो है, 5 साल में अमोर्टाइज, 28,000 रुपए का बेटा डेप्रिसिएशन है आपके पास, तो ये हमारे पास आ गया एवरी ईयर 28,000। तो अगर मैं सब में से 28 माइनस करूं तो 8,000 दोस्तों माइनस का 2,000 प्लस का 11, 8, 3, 4, 2, 23,000 प्लस का 15, 8, 7, 12, 10, 1,07,000, 5, 8, 15, 8, 7, 8, 2, 6, 6,67,000। आई होप दोस्तों पहले बात समझ में आ गई। अच्छा पहला वाला मैंने गलत कर दिया, 16 और 28 नहीं होता, 12,000 आएगा, ओके। अब पहले वाले केस में बेटा टैक्स जीरो, फिर टैक्स हमारे पास कितना है 30% है, तो बेटा 600 हो गया, 3 3 900 हो गया, 3 2 6 6900, और ये वाला बताओ जल्दी से 32,100 और लास्ट वाला 200 100, ओके। फिर हमारे पास पैट बच गया बेटा 12,000 का माइनस, ये बचेगा 1,400, ये बचेगा 100 26 16,100, ये बचेगा बेटा 900 8 2 6 10 3 7 76 बचेगा बेटा, नहीं गलत करा मैंने, 74 आ रहा है क्या, चल मेरे को लगा 76 होना चाहिए, चलो कोई बात नहीं। अच्छा इधर बताओ बेटा, इधर कितना बचेगा लास्ट वाला 466,900। अब डेप्रिसिएशन वापस से 28,000 रुपए ऐड बैक कर देंगे। अब टैक्स सेविंग सिर्फ एंड सिर्फ लॉस वाले केस में आएगी, तो मतलब बाकियों में इट विल बी अ जीरो। 12,000 का 30% बेटा 3600 की टैक्स सेविंग। अब आप कर लो जरा टोटल, ये हो जाएगा बेटा 19,200, नहीं कितना 19,200 आएगा ना, नहीं गलत कर दिया, 19,600, हाँ 19,600। देन उसके बाद ये वाला कितना हो जाएगा 29,400, देन 44,000 कितना था ये, अबे आगे बढ़ गए 100, देन ये वाला नेक्स्ट 1,02,900 और लास्ट वाला बच्चा 49,4900। और बेटा यहाँ वाले तरीके से करोगे तो भी आंसर सेम आएंगे। क्या पहले दोस्तों बात समझ में आई है, बोलो जी बोलो। चलो अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। आपको ना एक डाउट आ रहा होगा, सर ये बार बार 2 तरीकों से क्यों करवाते हैं, सर बार बार हमें 2 तरीकों से क्यों करवाते हैं, जब हमारे पास एक तरीका है तो इसी से कर लो। तो बेटा ध्यान से सुनना, कई बार क्या होता है पेपर में आपको ये वाला लगाना पड़ता है, बट जब ये वाला तरीका पेपर में लगाते हैं ना तो बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। बच्चे गड़बड़ ये करते हैं, वो सीधा पीबीडी पर टैक्स लगा देते हैं। समझ में आया पहले आपको, बच्चे सीधा पीबीडी पर टैक्स लगा देते हैं, वो भूल जाते हैं भाई टैक्स तो पीबीटी पर ही निकलेगा, मतलब डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद ही निकलेगा। तो जल्दी जल्दी में कई बार बच्चे ऐसी मिस्टेक कर बैठते हैं, इसीलिए बेटा मैंने आपको 2 अलग अलग तरीके करवाई। आई होप पहले बात समझ आई, मैं हर बार 2 तरीकों से क्यों डिस्कस कर रहा हूं, सो दैट यू शुड बी क्लियर कि भाई मामला है कैसे। पहले दोस्तों यहां तक का सारा मैटर और पॉइंट अब क्लियर हो गया बेटा। तो लॉस वाले टॉपिक का हमने एक क्वेश्चन भी कर लिया, जो हमने लास्ट क्लास में आपके साथ पूरा टॉपिक समझा था एकदम सिंपल से तरीके से, राइट। चलो अब हम चलते हैं आज के अगले पॉइंट की तरफ, या अगले पार्ट, या अगले टॉपिक की तरफ। तो गाइस आर यू रेडी, चलो लेट अस स्टार्ट विद द अगला पॉइंट और टॉपिक। देखो दोस्तों कल जब हमने आपके साथ पढ़ाई करी थी तो मैंने आपको एक बड़ा सा डायग्राम बनवाया था कैश फ्लोस। वहां पर हमने इनफ्लोस की बात करूं तो 2 एस्पेक्ट लिखे थे, पहला कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस या कैश फ्लो फ्रॉम रेवेन्यू या रेवेन्यू कैश फ्लो, जो मर्जी बोल दीजिए। अब उसके साथ साथ हमने ये भी लिखा था कि एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द एसेट्स, बेटा आप एसेट्स को सेल ऑफ भी करोगे, एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द एसेट्स को बेचेंगे। तो सर जब हम एसेट्स को बेचेंगे तो सिनेरियो क्या होगा, कैश फ्लोस कैसे निकलेंगे, तो आइए अब हम उस बारे में आज आपके साथ चर्चा करते हैं। अब ये जो टॉपिक है ना थोड़ा सा टेक्निकल है, तो अगला 30-40 मिनट्स में इस टॉपिक पर आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। वी हैव टू इन्वेस्ट नेक्स्ट 30-40 मिनट्स जस्ट टू अंडरस्टैंड एंड डीपली अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, वरना बेटा पेपर में ही आपको बहुत परेशान करने वाला है। समझ में आया, आइए देखिए बेटा हमारे पास अब हम सीखने वाले हैं कैश फ्लो फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स। अब अगर हम एसेट्स की सेल की बात करें तो भाई यहां पर कार्यक्रम किस प्रकार होगा, तो बेटा देखिएगा सबसे पहले हमारे पास हमारे एसेट्स की बेटा कॉस्ट होगी जिस पर हमने एसेट्स को बाय करा होगा, परचेज करा होगा। फिर जब हम एसेट्स को सेल करते हैं, आपने अकाउंट्स में पढ़ा है, आप उसके ऊपर प्रॉफिट और लॉस भी निकालते हो। प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए आपको एसेट्स की बुक वैल्यू चाहिए होती है कि किताबों में कितनी वैल्यू आ रही है वर्सेस हम उसे कितने का बेच रहे हैं। अब बुक वैल्यू निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ एसेट्स में से आप माइनस करते हो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये आपने बेटा माइनस कर दिया। ये डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा दोस्त, यहां से जो वैल्यू निकलती है बेटा उसे हम टेक्निकल भाषा में बोलते हैं बेटा बुक वैल्यू। श्रुति बेटा गलत बोल रही हो, डेप्रिशिएबल वैल्यू अलग होती है। डेप्रिशिएबल वैल्यू का मतलब है कौन से अमाउंट पर डेप्रिसिएशन लगाना है, तो बेटा वो गलत हो जाएगा, इट्स अ बुक वैल्यू। अब बुक वैल्यू को आप कंपेयर करोगे अपनी सेल वैल्यू के साथ, आपने एसेट्स कितने का बेचा या कितने आपको पैसे मिल रहे हैं या मिलेंगे। अब इन दोनों को कंपेयर करके या तो आपके पास बेटा प्रॉफिट आता है या आपके पास दोस्तों लॉस आता है, दोनों में से कोई एक चीज होती है। अब ये जो प्रॉफिट और लॉस होता है सेल पर, तो अब देखो आप पढ़े लिखे हो, अगर प्रॉफिट होगा तो हमें टैक्स की पेमेंट करनी पड़ेगी मेरे दोस्त,
अगर प्रॉफिट होगा तो वी हैव टू मेक अ टैक्स का पेमेंट, बट अगर लॉस हुआ तो हमारे पास टैक्स की सेविंग हो जाएगी, ये किसी और प्रॉफिट को कम कर देगा। एम आई राइट और नॉट? चलो अब हम फाइनल मुद्दे पर चलते हैं कि सर फाइनली मेरे कैश फ्लो फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स कैसे निकलेंगे। तो बेटा बड़ा ही सिंपल सा मैटर है, कोई ज्यादा टेक्निकल मैटर ही नहीं है। देखो जी सिंपल सिंपल है, पैसा कितना मिलेगा बस वो देखना है। तो हमने जब एसेट्स को बेचा तो हमें तो सेल वैल्यू के बराबर पैसे मिले। हमने जब एसेट्स को बेचा तो मेरे को सेल वैल्यू के बराबर पैसे मिले। बुक वैल्यू से कंपेयर करके क्या हो जाएगा, वो तो प्रॉफिट और लॉस निकाला, भाई पैसे तो मुझे सेल वैल्यू के बराबर ही मिलेगा, इतने का बेचा तो इतने पैसे मिलेगा। अब इसमें से अगर प्रॉफिट होगा तो टैक्स की पेमेंट करनी पड़ेगी, अगर लॉस होगा तो आपकी टैक्स की सेविंग हो जाएगी। एज सिंपल एज दैट, बस काम खत्म हो गया बेटा, खत्म। तो यानी कि इट विल बी ए माइनस बी प्लस सी। और याद क्या रखना है भाई, टैक्स में से कोई एक एलिमेंट आएगा, या तो पेमेंट होगी या सेविंग होगी, दोनों में से कोई एक, डिपेंडिंग अपॉन आइदर देयर इज अ प्रॉफिट और देयर इज अ लॉस। पहले दोस्तों ये वाला मैटर और मुद्दा समझ में आ गया सबको? सिंपल सी बात है भाई, हमने जो बेचा उसके बदले इतने पैसे मिले, इस पर या तो टैक्स जाएगा या सेविंग होगी, दोनों में से कोई एक आइटम होगी। सिंपल राइट। चलिए अब आप जल्दी से बेटा पहले इस कॉन्सेप्ट को कॉपी करिए फटाफट से, शाबाश। जल्दी से अब आप पहले इस यहां तक के कॉन्सेप्ट को कॉपी करिए। बेटा स्पर्श आप फिर से बात भूल गए, मैंने आपको बोला था सेम ईयर में होगा सब कुछ, देयर विल बी सम अदर प्रॉफिट जिससे एडजस्टमेंट होगा। यहां पर कैरी फॉरवर्ड का कांसेप्ट नहीं लगा रहे हैं दोस्त, आपको कल वाला एग्जांपल याद करना पड़ेगा, क्या सिखाया था सारा। बेटा एक साल में तो एक ही आया था ना मेरे दोस्त, एक साल में तो एक ही आया ना प्रियांशु, या तो टैक्स था या टैक्स सेविंग थी, अगले साल भी या तो टैक्स था या टैक्स सेविंग थी। थैंक यू जी तुषार जी। चल रहा हो गया याद है, फटाफट से जल्दी से बताओ। अबे अंश मेरी कॉस्ट शीट ट्राई करवाइए बेटा, मेरी कॉस्ट शीट क्यों ट्राई करवाएगा लल्लू लाल? कह रहा सर की कॉस्ट शीट ट्राई करिए, ऐसे कह रहा सर की शर्ट पहन के देखिए, ट्राई करिए अच्छी लगेगी नारायण। हाँ ये हुई ना बात, मतलब सर का लेक्चर से पढ़ के दे, अच्छा लगेगा, जीवन अच्छा लगेगा। और बेटा गलती से प्रोसेस कॉस्टिंग देख लिया तो तुम बाल नोच लोगे अपने कि अबे ये लॉजिक होते थे क्या इसके, अच्छा इसलिए ऐसे करते थे क्या हम? ओहो गलती से बेटा प्रोसेस देख लिया तो मतलब अलग ही लेवल हो जाएगा। हाँ बीकॉम वाली मैडम याद आ जाएगी, स्टैंडर्ड अपरंपार है। चलो कोई बात नहीं बेटा, तुम बताओ अंशी मैं क्या बताऊं। देखो अंजलि कह रही है थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट कर लेते सर, बहुत सारे बच्चों का जीवन बच जाता। चलो बेटा कोई बात नहीं, तुम कम से कम बाकी बच्चों का जीवन तो बचा लो, तुम तो बचा लो है ना। बेटा ये छुपा के रखते हैं ना अपने नगीनों को, छुपा के रखते हैं ना लायक। चलो ठीक है, मैं करिए, मैंने आज किसी को बचा लिया, बहुत अच्छी बात है। चलिए बेटा मैं उम्मीद कर रहा हूं पहले आपने बेटा यहां तक का सारा कॉपी कर लिया है। चलिए लेट्स मूव ऑन, लेट्स मूव ऑन। अब हम चलते हैं बेटा आगे, अब हम आगे के लिए चलते हैं, आगे के लिए चलते हैं। और अब आप बच्चे अपने आप पहले अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन बोले तो अगला एग्जांपल, ठीक है। लो जी क्वेश्चन नंबर या एग्जांपल नंबर 4, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स इफ इट इज सोल्ड फॉर। बेटा इफ इट इज सोल्ड फॉर बेटा कितना है, 7 रुपए, 10 रुपए और 16 रुपए, तीन अलग अलग लेवल है, ठीक है। अरे गड़बड़ हो गई, रुको, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 7 रुपए, 10 रुपए, 16 रुपए, ठीक है। अब ये करना कैसे है थोड़ा सा समझ लेते हैं, अब ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैं थोड़ी सी प्रेजेंटेशन बस अभी बता रहा हूं क्योंकि बेटा ये जस्ट एग्जांपल्स है, पेपर में ऐसे नहीं आने, पेपर में कोई एक ही केस आएगा, पेपर में तीनों केस नहीं आएंगे, समझ गए मेरी बात। तो इसलिए अभी के लिए जस्ट गिविंग यू काइंड ऑफ अ प्रेजेंटेशन यू कैन से, ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। तो हमारे पास बेटा 3 केस है, हम यहां पर बना लेते हैं ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट। प्रेजेंटेशन इज लाइक जो मैंने अभी आपको लिखवाया बेटा वही हमने करना है। तो अगर हम यहां पर बात करें तो सबसे पहले आएगा बेटा कॉस्ट, उसके बाद हम माइनस कर देंगे हमारा डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगी दोस्तों, सर आपके पास निकल कर आ जाएगी आपकी बुक वैल्यू। अब आप इस बुक वैल्यू को कंपेयर करोगे बेटा सेल वैल्यू से, सेल वैल्यू से कंपेयर करने के बाद आपके पास निकल कर आ जाएगा या तो प्रॉफिट या लॉस। अब या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अब यानी कि या तो टैक्स की पेमेंट होगी जिसको हम बी मार्क कर देंगे, ये ए मार्क हो जाएगा, या टैक्स की सेविंग, दोनों में से कोई एक होगा। और फिर फाइनली बेटा उसके बाद एट द एंड हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, इट इज फाइनली कैश फ्लो ए माइनस बी प्लस सी। समझ गए बेटा प्रेजेंटेशन कैसे रखनी है, ठीक है। आई जस्ट गिव यू प्रेजेंटेशन। अब बिना बोले आई एम गिविंग यू 3 मिनट्स, 4 मिनट का समय देता हूं, 4 मिनट का समय दे रहा हूं। तो 4 मिनट में अब आप मुझे फटाफट से ये वाला बेटा करके दिखाओ, जल्दी से जल्दी से। टाइमर मैंने यहां शुरू कर दिया ताकि आप बच्चों को टाइम दिखता रहे। बेटा वो तो आपको अभी तो सब कुछ लिखवाया है दोस्त, तेरी नोटबुक में सब कुछ लिखा है, थोड़ा सा तो देख दोस्त। बेटा जब मेरे को नहीं पता यार ये कुछ लिखा हुआ है, क्वेश्चन आप देख लो अपने हिसाब से। बेटा सेल कब करते हो, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, ये सेल जनरली बेटा एट द एंड ही होगा, मतलब 5 साल के बाद ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। पहले से खरीद के थोड़ी होगा, चलो चलो तो आज लिया। मोबाइल वाली बात सोचो ना, मोबाइल लिया और आज का बेच देगा, ऐसा पॉसिबल नो। चलो करो करो शाबाश, जल्दी करो जल्दी करो। आज ना एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना है मुझे आप सबसे। आज मैं आपके इंटरव्यू की तैयारी करवाऊंगा, आज इंटरव्यू का क्वेश्चन बताऊंगा बहुत तगड़ा वाला, बहुत इंपॉर्टेंट वाला। पहले बेटा ये वाला, हाँ बिल्कुल, और क्या मिला, पहले ये टॉपिक को खत्म करें ना।
वैभव विभव सॉरी विभव कह रहा हो गया नहीं बेटा, सब रुपीस में ही है दोस्त मेरे, सब रुपीस में। मोनिका ने अपना आंसर दे दिया है। अमन पता नहीं क्या कह रहा है। अच्छा देव मानुष हो आप, मैंने कहा देव मानुष समझ नहीं आया, लिखा क्या हुआ। अमित ने भी अपना आंसर दे दिया है। दीपिका भी कह रही है डन, आर्यन डन, श्रुति भी, श्रुति हाँ कर रही है। अबे आंसर कर लो नलायक बेटा, तीनों केस कर रहे हैं, ए पार्ट बी पार्ट सी पार्ट। चलिए जल्दी करिए जल्दी करिए जल्दी करिए, 1 मिनट रुकना बेटा। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। चलो बेटा सबने कर लिया। अब पहले तो मुझे ये बताओ बुक वैल्यू कितनी आई, बाकी बातें छोड़ो। कॉस्ट ऑफ एसेट्स तो बेटा 1000 रुपए आएगा, कॉस्ट ऑफ एसेट्स 1000 रुपए। डेप्रिसिएशन ये 10 रुपए वाले, अबे नलायक हंस गए तुम, ये 10 रुपए वाले सारे फंस गए। कांग्रेचुलेशंस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, यू डिड अ स्प्लेंडेड जॉब मैन, यू डिड अ स्प्लेंडेड जॉब, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मुझे पता था, मैंने कहा था ना ये टॉपिक तुम्हें तो मजाक लग रहा होगा, ये टॉपिक तुम्हें मजाक लग रहा होगा, मुझे पता था मुझे पता था। अबे लल्लू लाल 1000 रुपए की कॉस्ट है, 10 रुपए की स्क्रैप है, 5 साल में अमोर्टाइज 990 डिवाइडेड बाय 5, डेप्रिसिएशन आएगा 198। कैसा लगा सबको? तो यानी कि यहां पर आया 802। क्या पहले बेटा समझ में आया? मजा आया मजा आया मजा आया? अब आया मजा आपको? बह गई ना भावनाओं में? चलो वेरी गुड बेटा वेरी गुड वेरी गुड बेटा। अब ये जितने बच्चे हैं ना जो कह रहे हैं हमारा सही है हमारा सही है हमारा सही है, लगाओ अपने मुंह पे एक एक टमाटर। ये सबसे नलायकों वाला गलत आंसर था, ये सबसे महा गलत आंसर था। जिन बच्चों ने ये करा, जिन बच्चों ने ये करा ना उनको ये मतलब मैं क्या बताऊं, उच्च कोटि के नलायक है वो, उच्च कोटि के। अब नलायकों मैंने 4 बार बोला 5 साल बाद बेची है, एट द एंड बेची है, और ये नलायक 1 साल का डेप्रिसिएशन लगा के अरे सर जान दो जान दो जान दो। अबे लल्लू लाल ये भाई 1 साल का डेप्रिसिएशन है, आप निकाल रहे हो एक्यूमुलेटेड 5 साल का, तो आपका आंसर कितना आएगा मेरे जनाब? हाँ जी। अब बच्चे भी लाइक सर ये तो आप ना हमारे साथ चीटिंग करते हो, पहले हमें खुश कर देते हो फिर आप हमारी बैंड बजा देते हो। पहले बेटा समझ में आया? बेटा एट द एंड बोला तो एट द एंड तो आपका 10 रुपए ही वैल्यू होगी ना बच्चे। चलो हाँ अब तो सबका सही होगा, अरे अब तो सबका सही होगा पागल, हट ना लाए। वो पता ही नहीं कौन थे, वो तो सर आपका मन रखने के लिए हम यस यस कर रहे थे, करा तो हमने नहीं था, वो तो आपका मन रखने के लिए हम यस यस कर रहे थे, है ना? हट पगली। चलो अब बताइए सेल वैल्यू कितनी? बेटा शिवानी आप एसेट्स एट द एंड ऑफ द लाइफ बेचोगे, तो एट द एंड ऑफ द लाइफ मतलब 5 साल बाद, ये बेटा 1 साल का एक्यूमुलेटेड मतलब टोटल तो 5 साल का लेना है ना। अब इसको कंपेयर करेंगे सेल वैल्यू से जो कि है 7, 10, 16, तो 7, 10, 16 प्रॉफिट और लॉस 3 रुपए, ये 0 ये 6 रुपए, ये 3 का नुकसान है वो 6 का प्रॉफिट है। टैक्स की बात करें बेटा 30% क्या है, तो नो टैक्स 1.80 का टैक्स, 0.90 की टैक्स की सेविंग, तो फाइनल कैश फ्लो 7.90 10 रुपए एंड 14.20। कैसा लग रहा है अब आपको बताइए जी? जीवन एकदम मस्त एकदम। चलो आई होप पहले बेटा यहां तक समझ में आ गई, यहां तक आपको सारी बात समझ में आ गई है पहले। चलो बहुत बढ़िया दोस्तों बहुत बढ़िया। अब हम एक ये सबने कर लिया पहले बेटा यहां तक, बेटा पहले यहां तक सबने कर लिया, एवरीवन डन? चलो परफेक्ट। अब दोस्तों इस पूरे से अबे कॉपी तो करना था याशिका, क्या हो गया? अपने आप करना था बेटा याशिका, गुड मॉर्निंग, ये तो अपने आप करना था, ये तो बेटा अपने आप करने को दिया था मैंने याशिका, नलायक। चलो खैर कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। चलो सुनो दोस्तों, अब ना मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करवाने वाला हूं, दैट इज हम इस पूरे टॉपिक का एक इंटरप्रिटेशन करेंगे पहले, ठीक है दोस्तों? अब हम इस पूरे टॉपिक का एक डिफरेंट तरीके का इंटरप्रिटेशन, नहीं बेटा इंटरव्यू के बाद में आएगा, डिफरेंट तरीके का इंटरप्रिटेशन बोले तो सर बेटा याद है आपको एआरआर मेथड? मैंने एआरआर मेथड में आपको बताया था कि भाई अगर शॉर्टकट लगाना है तो किसी एक कंडीशन में वो शॉर्टकट लगेगा, याद आया? शॉर्टकट इज एप्लीकेबल बट इन अ पर्टिकुलर कंडीशन। ऐसे ही हमने बेटा इस टॉपिक का भी शॉर्टकट बनाया। हमने कहा यार एक बात बताओ, हर क्वेश्चन में इतनी बड़ी वर्किंग नोट बनाएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो क्या इसका कोई शॉर्टकट है? तो मैंने कहा यस, बट अब आपको बेटा शॉर्टकट के लिए दिमाग और बुद्धि लगाना पड़ेगा, और दिमाग बुद्धि लगाने के लिए प्लीज कॉपी मत करिएगा, पहले मेरे साथ सुनिएगा, पहले मेरे साथ सुनेंगे बेटा। मैं कोशिश कर रहा हूं आप मेरी बात सुने, आपको पता है तो आप मेरे को पढ़ा दें, नहीं तो मैं पढ़ा देता हूं, वन में कम्युनिकेशन रखते हैं, है ना? अपना लाइक ये अपने आप ही लगेगा ऐसे मेथड ये वाला, अबे पढ़ तो ले पहले लल्लू लाल, अलग ही कहानियों में जी रही है। चलिए अब हमारा शॉर्टकट क्या है? हमने कहा शॉर्टकट ये है कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स। ये जो कैलकुलेशन है पूरी की, हम कह रहे हैं नॉट टू बी डन थ्रू वर्किंग नोट। आपको वर्किंग नोट बनाने की जरूरत ही नहीं है, नॉट टू बी डन थ्रू वर्किंग नोट। भाई साहब वर्किंग नोट बनाना ही नहीं है। सर ऐसे कैसे? मैंने कहा बस यही तो समझना है, ऐसे कैसे? तो आइए जरा समझते हैं पहले ऐसे कैसे। तो ऐसे कैसे समझने के लिए अब मेरे साथ आप पूरा कॉन्सेप्ट पहले यहां पर फोकस करेंगे, ठीक है जी? चलिए बेटा जरा हम इस कॉन्सेप्ट पे नजर दौड़ाते हैं फाइनल आंसर पर। फाइनल कैश फ्लो कैसे निकला?
फाइनल कैश फ्लो निकला सेल वैल्यू माइनस टैक्स प्लस टैक्स सेविंग। सिंपल भाषा में बेटा, सेल वैल्यू माइनस टैक्स प्लस टैक्स सेविंग। बेटा एक बात बताओ, मान लो एक क्वेश्चन ने बोला नो टैक्स ऑन कैपिटल गेन, कैपिटल गेन पर टैक्स ही नहीं है साहब, तो बेटा आप मुझे बताइए ये दोनों बेटा जीरो हो जाएंगे? सोचो जरा सोचो भाई, मेरे कैपिटल गेन पर टैक्स नहीं लगता। अब कई बच्चों का डाउट है, ऐसा कैसे नहीं लगता? हमने तो पूरा अबे भाई क्वेश्चन बोलेगा तो मान लेना, वरना लगा देना भाई, गुस्सा मत करना, है ना बेटा। तो अगर एग्जामिनर बोल देता है कि भाई नो टैक्स ऑन कैपिटल गेन, तो बताओ मेरा टैक्स का पेमेंट या टैक्स का सेविंग, बेटा दोनों शून्य हो गए। अगर ये दोनों शून्य हो गए तो बेटा बताइए हमारे पास कैश फ्लो विल बी इक्वल टू सेल वैल्यू। बच्चों कैश फ्लो विल बी इक्वल टू सेल वैल्यू, परफेक्ट, ये पहला पॉइंट समझ में आ गया। तो बेटा एग्जाम में हमारे सामने कई बार ऐसी सिचुएशन मिलेगी, एग्जामिनर क्वेश्चन के बीच में या लास्ट में, जनरली तो एग्जामिनर लास्ट में बोलता है ये बात, बट कभी-कभी कहीं भी बोल सकते हैं, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। वो क्या बोल देगा? नो टैक्स ऑन कैपिटल गेन। अगर एग्जामिनर ने ये शब्द अपनी वाणी से निकाले तो बेटा आप मुझे बताइए इस सिचुएशन में क्या होगा? अगर एग्जामिनर ने ये शब्द अपनी वाणी से निकाल दिए तो बेटा इस सिचुएशन में वी वुड से हमारा जो कंक्लूजन निकलेगा वो ये निकलेगा कि सर कैश फ्लो फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स विल बी इक्वल टू सेल वैल्यू। क्या दोस्तों पहले ये वाला मेथड समझ में आ गया सबको? ये वाला पॉइंट सबको क्लियर? परफेक्ट, बहुत बढ़िया। अब इसका एक और एंगल समझते हैं, आइए जरा थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। बेटा जरा सोचिए थोड़ी देर के लिए, मेरे पास टैक्स अगर जीरो हो जाए तो ये दोनों बराबर है, ये बात तो समझ आ चुकी है। अगर टैक्स जीरो हो गया तो ये दोनों बराबर है। अब टैक्स जीरो करने का एक तरीका तो ये हो गया कि क्वेश्चन नहीं बोल दिया भाई साहब हमारे यहाँ टैक्स ही नहीं होता। दूसरा, अगर मेरा प्रॉफिट और लॉस जीरो हो गया तो क्या टैक्स होगा? अगर मेरा प्रॉफिट और लॉस जीरो हो गया तो टैक्स होगा? नो बेटा, ये जीरो कब होगा? जब बुक वैल्यू और सेल वैल्यू आपस में इक्वल हो जाए। अगर बुक वैल्यू और सेल वैल्यू इक्वल, तो चेक करिए बेटा अपना बी पार्ट जरा, आपकी बुक वैल्यू सेल वैल्यू इक्वल, प्रॉफिट और लॉस जीरो, टैक्स भी आपका जीरो, तो आपका सेल वैल्यू बिकेम दी कैश फ्लो। कैसा लग रहा है आपको? अब आपको समझ में आया बी पार्ट आपको क्यों करवाया गया? क्योंकि मैं बी पार्ट बिना वर्किंग नोट बनाए भी निकाल सकता था, बट मैंने कहा नहीं, एक बार करवा दो ताकि बच्चों को समझ में आ जाए सारी चीजें। तो यानी कि मेरा दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया बेटा, अभी पूरी बात सुनना, रुक जाओ, इतनी जल्दी कंक्लूजन पर मत आया करो। माई बुक वैल्यू इज इक्वल टू माई सेल वैल्यू। क्या पहले दोस्तों ये वाली बात समझ में आ गई? माई बुक वैल्यू इज इक्वल टू सेल वैल्यू। बट रुको, फुल स्टॉप, पॉज। सर यानी कि मुझे क्या हर क्वेश्चन में बुक वैल्यू निकालनी ही पड़ेगी? क्या मुझे हर क्वेश्चन में बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी? तो आंसर इज देयर इज अनदर शॉर्टकट। नाउ व्हाट इज दैट शॉर्टकट? प्लीज लिसन केयरफुली। बेटा इस क्वेश्चन को जरा देखिए, यहां पर कौन सा मेथड चल रहा था? एसएलएम। हमें पता है एसएलएम मेथड में, हमें पता है एसएलएम मेथड में जब आप एट द एंड बात करोगे तो स्क्रैप वैल्यू इज द बुक वैल्यू। सोचो जरा सोचो, जब आप एट द एंड बात करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, दो कंडीशन है एसएलएम और एट द एंड, वहां पर बुक वैल्यू इज इक्वल टू बेटा स्क्रैप वैल्यू। आप देख लो 10 रुपए स्क्रैप था, वही बचा हमारे पास, क्योंकि डेप्रिशिएबल वैल्यू तो जीरो हो जाती है। हमने एआरआर वाले कॉन्सेप्ट में भी सीखा था, हमने एआरआर में भी सीखा था, डेप्रिशिएबल वैल्यू तो जीरो हो जाती है, बट स्क्रैप वैल्यू होती है तो पहले दिन से एंड तक बेटा कांस्टेंट रहती है। तो यानी कि यस, धक्कन बच गया था। तो बेटा हम यहां पर अब इसका एक और कंडीशन लिख सकते हैं। हम यहां पर कहते हैं बुक वैल्यू की जगह आप किसको रेफर कर सकते हो? स्क्रैप वैल्यू। आप इसमें किसको रेफर कर सकते हो बेटा? यूज स्क्रैप वैल्यू। आप स्क्रैप वैल्यू यूज कर सकते हो, बट कब यूज कर सकते हो? व्हेन, अब यहां पर सबसे पहले एसएलएम चल रहा है और आप सेल कब हो रही है? एट एंड ऑफ लाइफ। अगर ये दो कंडीशन आपकी मैच होती हैं तो आपको बेटा वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ये ऑप्शन आंसर में लिख सकते हो। आपको कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, आंसर में मुझे लिखना होता है कैश फ्लो फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स, डायरेक्टली अमाउंट लिख दो। आई होप पहले बच्चों ये बात समझ में आई। अभी पूरी बात सुनो। अब मैं एक और बात बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। जनरली फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस आई हैड विद द बैचेस, विद द स्टूडेंट्स, बेटा बच्चा इस पूरे टॉपिक में कंफ्यूज जाता है। अभी तो सब कुछ समझ में आ रहा है, जब ये क्वेश्चन में आता है तो बच्चा कहता है अरे यार सर, हाँ सही तो कह रहे, मैं तो भूल गया, आप सही तो कह रहे, मैं तो भूल गया, अरे मैंने ये गलती कर दी, मैंने ऐसे सोच लिया, मैंने वैसे सोच लिया। तो कई बच्चे शॉर्टकट लगाने के चक्कर में गलतियां करते हैं, ठीक है? अब जरा ध्यान से सुनना। तो आंसर टू दिस क्वेरी इज, बेटा अगर कभी भी ऐसा कंफ्यूजन हो, आपको पेपर में या क्वेश्चन में डाउट लगने लगे यार मैं सही कर रहा हूं या नहीं कर रहा, तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, वर्किंग नोट बना लेना, इससे तो सारे आंसर निकल आएंगे। समझ गए मेरी बात? भाई ये तो शॉर्टकट है, आप लॉन्ग मेथड कर लेना, 1-2 मिनट फालतू लग जाएंगे, बट मन की तसल्ली रहेगी, हाँ यार हमारा आंसर परफेक्ट है। पहले बेटा बात समझ में आ गई? क्योंकि इस टॉपिक में बहुत कंफ्यूजन होते हैं, अभी आपको समझ नहीं आएगा, आगे चल के समझ में आएगा, कल से आपको समझ में आएगा, अच्छा ऐसा भी था क्या? कल से हो सकता है, आज से शुरू हो जाए, पर कल से तो पक्का ये बातें आपको चुभने लगेगी। बेटा बेसिक्स हमारा आज खत्म हो जाएगा, हाँ आज हमारा बेसिक्स लेवल खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? चलो पहले दोस्तों ये वाला मुद्दा समझ में आया, पहले तो आपको पहले ये वाला मुद्दा समझ में आ गया। चलिए अब आप पहले से बेटा कॉपी कर लीजिए फटाफट, शाबाश, जल्दी से कॉपी करिए प्लीज, मेक इट फास्ट। बारिश का तूफान मंडरा रहा है, बारिश एकदम मस्त हो रही है, आप कॉपी शॉपी पे फोकस करिए। हाँ जी बेटा बारिश हो रही है। अभिषेक कह रहे क्यों हो रही है? भाई बेटा भगवान ज्यादा खुश है आज मुझसे, मेरे यहां बारिश करवा रहे हैं। बेटा मैंने कोई मटेरियल खरीदा नहीं जिसका मैं टेस्ट करवाऊंगा।
वेंसडे होता है बेटा, वेंसडे। वेंसडे टेस्ट, थर्सडे रिवीजन, सिंपल। बेटा बाहर नहीं है, दिल्ली में बर्फ गिरी है, बर्फ। दिल्ली में बेटा बर्फ गिरी है। कॉपी हो गया मेरे यहां तक? चलिए बेटा, दिल्ली में बर्फ गिरी है, मैंने ये बोला है, दिल्ली में बर्फ गिरी है। अरे अभी थोड़ी देर पहले गिरी थी बेटा। अरे उसको समझ नहीं आ रहा। अरे अरे मैंने रेफ्रिजरेटर खोला, उसमें से बर्फ गिर गई, हद हो गई। बेटा मैंने रेफ्रिजरेटर खोला, उसमें से बर्फ गिर गई, हद हो गई। तो बेटा मैं तो तुम भी बोलो तुम्हारे यहां बर्फ गिरी, क्या हो गया है नाला। चलिए बेटा, बेटा सिर्फ ये मेथड एसएलएम में लगता है बेटा, ये सिर्फ एसएलएम में होता है, क्योंकि डब्ल्यूडीवी में एट द एंड स्क्रैप वैल्यू के बराबर नहीं आता। डब्ल्यूडीवी में बेटा एट द एंड स्क्रैप वैल्यू के बराबर नहीं होता। चलिए अब दोस्तों प्लीज 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 वापस कॉन्सेंट्रेट बैक, दिमाग लगवाएं आपका, थोड़ा दिमाग लगवाएं बेटा थोड़ा सा। चलिए अगले कॉन्सेप्ट पर बढ़ते हैं बेटा, इसी टॉपिक से रिलेटेड। देखो हमारा एग्जामिनर ना थोड़ा सा ना गड़बड़ करता है। अब एक्चुअली जो अगला टॉपिक है ना वो आपके सीए फाइनल का वैसे है, बट आपके सीए इंटर में भी दे रखा है, ठीक है। ये कैपिटल बजटिंग मेरा सीए फाइनल में भी आता है, जो पढ़ रहे हो ना ये सीए फाइनल में भी आएगा, समझ रहे हो। सेम ही चीजें सेम बातें सीए फाइनल में भी आएंगी, बस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा, बस और कुछ नहीं होगा। हाँ जी बेटा, एसएफएम या एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो मर्जी बोलो बेटा, सेम उसमें भी आती है, ठीक है ना। चलो अब जरा ध्यान से सुनना, अब जरा ध्यान से सुनना। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं, अब मैं जो बताने वाला हूं प्लीज ध्यान से सुनना बेटा, प्लीज ध्यान से सुनना, ठीक है। अरे तुम्हारे को पढ़ा दूंगा मैं, खुश हो गए तुम, पहले यहां पर पढ़ लो। अबे नालायक, मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा फाइनल भी, ठीक है। तुम पहले यहां पढ़ ले नालायक, पहले बेटा यहां तो पढ़ लो, फाइनल की बातें करवा लो बस इनसे, है ना। चलो इधर आ जाओ। सर आपने टैक्सेशन का सब्जेक्ट पढ़ा है, और जब आप टैक्सेशन का सब्जेक्ट पढ़ते हो तो उसमें आपके पास एक कॉन्सेप्ट आता है ब्लॉक ऑफ एसेट्स का कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट कुछ समय पहले एग्जामिनर ने हमारे मजे लेने के लिए बेटा देना शुरू कर दिया हमारे पेपर में। अब ये जो ब्लॉक ऑफ एसेट्स का कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले आप इस्तेमाल कब करेंगे? यूज ओनली इफ स्पेसिफाइड इन क्वेश्चन। अगर दोस्तों क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो ही आप इसे लगाएंगे, वरना इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट में आप इसको अप्लाई नहीं करेंगे, पहली बात। अब ध्यान से सुनना बेटा, एग्जामिनर बोलेगा जी हमने एसेट्स को बेचा, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अब जब आप एसेट्स को बेचते हो तो अकॉर्डिंग टू ब्लॉक ऑफ एसेट्स कॉन्सेप्ट देयर कुड बी टू सिनेरियोस। ब्लॉक ऑफ एसेट्स कहता है भाई साहब आपके पास दो डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं। सिचुएशन नंबर 1, कंप्लीट ब्लॉक इज सोल्ड, आपका पूरा का पूरा ब्लॉक बेच दिया, या वो अब बचा नहीं, एम्प्टी हो गया, राइट। एक सिचुएशन बेटा ये होती है। या दूसरी, देयर आर अदर रिमेनिंग एसेट्स इन ब्लॉक, या फिर हमारे पास अभी कुछ और एसेट्स बचे हुए हैं हमारे ब्लॉक में। एम आई राइट और नॉट, या पार्शियल से, जो मर्जी आप नाम दे दो बेटा, आपकी इच्छा है। पहली बात आपने पूरा का पूरा एसेट्स खाली कर दिया, दूसरी बात अभी कुछ और एसेट्स बचे हुए हैं। तो अब जरा पहले बात करते हैं, अगर हमने पूरा का पूरा ब्लॉक बेच दिया तो बेटा उस सिनेरियो में क्या होगा? अगर पूरा का पूरा ब्लॉक बेचा तो सबसे पहली बात, नो डेप्रिसिएशन इन ईयर ऑफ सेल। जिस साल में एसेट्स को बेचोगे उस साल में कोई भी डेप्रिसिएशन आप नहीं लगाओगे। साथ साथ एज पर सेक्शन 32 होता है ना इसका, नहीं 32 नहीं होता, 50 नालायकों। एज पर सेक्शन 50 जो भी आपके पास वैल्यू बचेगी आप कंपेयर करोगे और कैपिटल गेन निकाल लोगे। अबे लल्लू, कैपिटल गेन तो सेक्शन 50 में निकलता है। अबे 32 तो डेप्रिसिएशन बताता है, 50 में तो कैपिटल गेन निकलेगा ना। हाँ, तो अब हम कह रहे हैं कैपिटल गेन हम निकाल लेंगे या लॉस, एज द केस में भी। मतलब आपके पास होगा सेल वैल्यू माइनस जो भी आपकी बुक वैल्यू होगी। क्या पहले बात समझ में आ गई बच्चा लोग? पहले बेटा ये वाला मेथड क्लियर हो गया। ये कॉन्सेप्ट आप कब लगाओगे? जब क्वेश्चन बोलेगा। अगर क्वेश्चन ने ब्लॉक वर्ड यूज करा है एसेट्स के लिए तो आपको ये कॉन्सेप्ट लगाना है, वरना ये कॉन्सेप्ट नहीं लगाना। जैसे पहले पढ़ाया वैसे ही कर लेना। अब आगे, अब दूसरी तरफ चलते हैं तो यहां पर क्या होगा? सर सबसे पहले आप लिखोगे ओपनिंग बुक वैल्यू, या सॉरी ओपनिंग ब्लॉक की वैल्यू। भाई इसकी शुरुआत में वैल्यू कितनी थी, फिर आप इसमें ऐड कर देते हो परचेजेस, अगर कोई होंगे तो आप ऐड कर देना। माइनस कर दोगे आपने जो एसेट्स बेचा, सेल वैल्यू। जो बच जाएगा वो आपके पास क्या निकल जाएगा? वो आपके पास निकल जाएगा बेटा क्लोजिंग वैल्यू। ये आ गई क्लोजिंग बुक वैल्यू। फिर इस बुक वैल्यू पर आप डेप्रिसिएशन लगाओगे। आप डेप्रिसिएशन बेटा इस बुक वैल्यू के बेस पर लगाओगे, और जो निकल कर आएगा वो डेप्रिसिएशन में लिख दोगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस सिचुएशन में नो कैपिटल गेन टू बी कंप्यूटेड। ना तो आप गेन निकालोगे ना लॉस निकालोगे, यहां पर सेक्शन 50 अप्लाई नहीं करेगा। पहले दोस्तों याद आ गया पूरा? बोलो जी बोलो। अब थोड़ा सा बेटा एक इसका एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 5, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशंस इफ कंप्लीट ब्लॉक इज सोल्ड एंड देयर आर अदर रिमेनिंग एसेट्स इन ब्लॉक। पहले बेटा बात समझ में आ गई? आपको बोल रहा है साहब कैश फ्लो निकालो, कंडीशन ये है कि आपका पूरा ब्लॉक कंप्लीट हो गया या बचा हुआ है। और मैं इनफैक्ट इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं, आप इसको थोड़ा चेंज करेंगे। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स निकाल लो, ठीक है। बस आप ये निकालो बेटा, बाकी सब क्यों निकालो, वो तो पहले भी करा था। तो आप ना यहां पर निकालो कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स। अब क्वेश्चन ने आपको बोला या तो पूरा ब्लॉक बिक गया या नहीं बिका, तो आप बताओ, ठीक है। पहले बेटा स्टार्ट, बोलो जी। ये काम करते हैं ना, इसको ऐसे ही रहने देते, लेट इट बी ऑपरेशंस, लेट इट बी बेटा ऑपरेशंस, क्योंकि हमें 5 साल का डेटा होगा ना तो और ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। ईयर 1, ईयर 2,
अरे कोई बात नहीं, कर लो अपनी अपनी तरफ से इतनी खिचड़ी बना देंगे नोटबुक में, तभी ने अरे यार सर कैसे कर रहे हो, तभी कुछ नहीं होगा। और मैंने कटिंग करवा दी, अरे सर आपने मतलब गंदा करवा दिया सर, मतलब है मतलब सर ये कोई मजाक थोड़ी है सर, मतलब ऐसा थोड़ी होता है सर, है ना। चलिए अब हम यहाँ पर पहले कहते हैं बेटा सेल्स 40 50 80, पहले हम ए पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कर रहे हैं। तो यहाँ पर बेटा 40,000 50,000 80,000, नेक्स्ट अगला कितना है 2,10,00,000 2,10,00,000 बेटा। इसमें से पहले वीसी माइनस फिर एफसी माइनस। तो हमारा वीसी कितना माइनस है बच्चों, वीसी है एट द रेट ऑफ 30%, तो 12,000 15,000 24,000 6 लाख सॉरी 60,000 और 3 लाख। फिर एफसी हमारे पास है बच्चा कितना 3,000, 3,000 का एफसी ले लो। तो लो जी 3,000 का एफसी भी ले लेते हैं। चलिए अब आप मुझे बताएंगे हमारे पास पीबीडी कितना बचेगा। सो अगर हम पीबीडी की बात करें तो बेटा पीबीडी वुड भी कितना हो जाएगा, पहले वाले में 25,000 फिर 32,000, नेक्स्ट नेक्स्ट 53, चल जुटते चलो 53, फिर अगला हो जाएगा 1,37,000 137 होगा ना, ये 697, ठीक है। चलो फिर माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन। बेटा बताइए डेप्रिसिएशन कैसे, कुछ नहीं बोला हम तो एसएलएम में लगा देंगे बेटा, सिंस हमें कुछ बोला नहीं है तो हम तो एसएलएम चिपका देते बेटा। अगर हम एसएलएम, या एक काम करो यहाँ पर ना लिख दो, यहाँ पर लिख लो वरना दिक्कत हो जाएगी, सारे कोड केस नहीं हो पाएंगे। डेप्रिसिएशन एट 20% WDV, ठीक है, आप ये लिख लो बेटा साथ में, आप ये पॉइंट ऐड कर लेना क्वेश्चन में, डेप्रिसिएशन एट 20% WDV, ठीक है। तो अब देखिए हमारे कॉस्ट ऑफ एसेट्स है 1,30,000, कंप्लीट ब्लॉक बिक गया है, कंप्लीट ब्लॉक बिक गया है, तो 1,30,000 रुपए का आइए खेला खेलते हैं। आइए बेटा 1,30,000 इंटू 20%, अब मैंने आपको सिखाया था डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं। पहले साल दोस्तों 26,000, फिर इंटू 80% 20,800 का, फिर इंटू अगला 16,640, फिर इंटू 0.8 अगला हो जाएगा 13,312, लास्ट ईयर में जीरो, लास्ट ईयर में बेटा जीरो, क्योंकि कंप्लीट ब्लॉक बिक गया तो अब की बार तो कैपिटल गेन निकलेगा, तो मतलब लास्ट ईयर इट विल बी अ जीरो। तो अगर हम यहां से बात करें तो बेटा वी विल हैव पीबीटी 1,000 माइनस ये कितना हो जाएगा 20,000 गया, बचेगा 12 12 12 11,200 0 6 9 3 2 6 4 1, ठीक है 4 1 3, फिर ये हो जाएगा बेटा 8 9 1 8 9 3 6 6 3 3 3 1 2, लो जी ये कितना हो जाएगा, अरे बाप रे ये तो बड़ा मुश्किल था। चलो खैर समझ में आ गया बेटा यहाँ तक पहले। अब आप इस पे लगाओगे बेटा टैक्स, टैक्स लगेगा एट द रेट ऑफ 30% जीरो, तो अगर हम करें तो हमारे पास आ जाएगा बेटा 3360, अगला हो जाएगा 10908 और 123688, ये हो जाएगा बेटा 37106 और लास्ट वाला वुड भी 2,09,100। अब मैं इसका टोटल कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा बेटा पैट, दिस इज माय पैट, फिर इसमें डेप्रिसिएशन जुड़ेगा, टैक्स सेविंग जुड़ेगा, तो जब हम ये जोड़ देंगे तो हमारे पास निकल कर आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। तो ये आ रहा है 1,000 माइनस, ये हो जाएगा 26,000, ये हो जाएगा 20,800, ये हो जाएगा 16,640, 13,312 जीरो, ये हो जाएगा बेटा 300, ये 0,000, तो ये हो जाएगा 25,300, ठीक है। ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला ये 11,200, ये आता है 7840, फिर 3630 वाला आता है 25,452 1236688 688 ना, हाँ ये आता है बेटा 86582, और ये वाला कितना आता है लास्ट वाला 487,900। तो लीजिए ये तो हो गया 487,900, ये वाले टोटल कर लीजिए बेटा कितने कितने आते हैं 28,640, नेक्स्ट प्लीज जल्दी जल्दी बेटा कैलकुलेशन प्लीज, नेक्स्ट 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 42,092 99894। पहले दोस्तों बात समझ में आ गई, बट रुको बेटा अभी हमें साथ साथ यहां पर कैश फ्लो फ्रॉम एसेट्स भी तो जोड़नी है भाई, एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट वो वाले पैसे भी तो मिलेंगे। सर अगर वो वाले पैसे मिलेंगे तो कितने मिलेंगे, फाइनली ये मेरा टोटल कैश इनफ्लो आएगा। तो देखो इनमें कोई एडजस्टमेंट नहीं होनी, जो होनी थी बेटा हो गई। अब हम लास्ट वाले ऑप्शन की अगर बात करें तो यहां पर क्या, अब इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट, क्यों सर, क्योंकि हमें तो कैपिटल गेन निकालना है। तो अब हम कहेंगे सबसे पहले कॉस्ट, अब एसएलएम मेथड तो है नहीं जो शॉर्टकट लगा देंगे, और टैक्स के लिए भी क्वेश्चन में मना नहीं करा तो शॉर्टकट लिख लेगा, यहां कैलकुलेशन होगी। कॉस्ट थी दोस्तों 1,30,000, माइनस कर देंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बेटा जो 4 साल का डेप्रिसिएशन आपने यहां पर लगाया दैट इज 26,000, फिर 20,800 और फिर उसके बाद था 16,640 और 13,312, इन सबका टोटल होकर यहां पर आ गया 76,752, यानी कि जो हमारी बुक वैल्यू बच गई बेटा वो कितनी बच गई 53,248। पहले दोस्तों बात समझ में आ गई, ये हमारी बुक वैल्यू। अब हमें सेल वैल्यू लेनी है बेटा, क्या सेल वैल्यू हमें बताई गई है, आर वी गिवन विद द सेल वैल्यू, नो। अगर सेल वैल्यू ना बताई जाए तो सेल वैल्यू को हम किसके बराबर मान लेते हैं, हम सेल वैल्यू को स्क्रैप वैल्यू के बराबर मान लेते हैं, हम सेल वैल्यू को बेटा स्क्रैप वैल्यू के बराबर मान लेते हैं। स्क्रैप वैल्यू मुझे क्वेश्चन में गिवन है 5,000 रुपए, तो मैं तो इसको बेटा 5,000 रुपए मान लूंगा, आई विल एज्यूम इट टू बी 5,000। ये सब एजम्पशंस मैं भी आपको लिखवाऊंगा थोड़ी देर बाद, ये सारी एजम्पशंस आपको लिखवाऊंगा। तो बेटा हर जगह यही होता है, ऐसा कुछ नहीं है एसएलएम में होता है, सब जगह यही होता है। तो बेटा अब आप बताइए फाइनली वी आर लॉस ऑफ 48,248, इस पर हम तो मान लेंगे बेटा देयर वुड बी टैक्स सेविंग, हाउ मच वुड बी द टैक्स सेविंग बताइए, अपन तो 30% मान के चलते हैं एट द रेट ऑफ 30%, तो 14,474, तो इसका मतलब कैश फ्लो वुड बी 5,000 का बेचा प्लस 14,474 की सेविंग 19,474 रुपए का कैश फ्लो। ये 19,474 का कैश फ्लो बेटा यहां पर जुड़ जाएगा, तो 19,474 487,900 आपके पास आ जाएगा 5,07,374। समझ में आया है पहले बेटा, आपको अभी तो टैक्स का सारी बातें याद दिलाई थी। अगर कंप्लीट ब्लॉक बिकेगा, लास्ट ईयर में डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, अब ये बिस्वाई का थोड़ी देर पहले चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था टैक्स मेरे को आता है, टैक्स मुझे आता है, दिख गया मुझे कितना आता है। लास्ट ईयर में डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा और कैपिटल गेन और लॉस आपको निकालना पड़ेगा लास्ट ईयर में, तो हमने भी यही करा, लास्ट ईयर में नो टैक्स और आपको कैपिटल गेन और लॉस निकालना पड़ेगा। तो ये हमारा कॉस्ट है 4 साल तक का डेप्रिसिएशन, ये बची वैल्यू, अगर नहीं बोला तो सेल वैल्यू विल बी इक्वल टू स्क्रैप वैल्यू, ये आपका लॉस है और ये उस पर टैक्स सेविंग, ये आपका टोटल कैश फ्लो, सिंपल। अब मैं आपके साथ इसी क्वेश्चन का बी पार्ट भी करवाता हूं।
अब मेरे पास अगेन 5 साल का डेटा है, बट मैं 5 साल का डेटा अब की बार मैं पीबीडी से शुरू करूंगा, बिकॉज बेटा ऊपर का पार्ट तो सेम रहना है, तो कॉपी पेस्ट ही मारना है। 25,000, 32,000, 53,000, तो बार बार लिखने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझने से मतलब है। 25,000, 32,000, 53,000 और उसके बाद बेटा 1,37,697, 1,37,000, 6,97,000। मैं यहां पर आपके लिए लिख देता हूं, दिस इज फ्रॉम द वर्किंग नोट, ठीक है ना, ताकि बाद में याद रहे हमने वर्किंग नोट से निकाला था। अब इसमें से हमें माइनस करना है डेप्रिसिएशन, तो चलिए आइए डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। तो बताइए पहले साल का डेप्रिसिएशन बेटा 20% डब्ल्यूडीवी लगाना है, तो वही 26,000, देन अगले साल का 20,800, देन अगले साल का 16,640 था शायद, हाँ 13,312। अब इसके लिए बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट। लास्ट ईयर का डेप्रिसिएशन यहां पर अलग तरीके से निकलेगा। सर कैसे निकलेगा, अभी तो बताया था। सबसे पहले आप लोगे कॉस्ट ऑफ एसेट्स, क्योंकि अब ब्लॉक बचा हुआ है, तो आपके पास था बेटा कॉस्ट ऑफ एसेट्स कितने का, 1,30,000 रुपए का। फिर आप माइनस करोगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टिल ईयर 4 तक का, ईयर 4 तक का डेप्रिसिएशन 76,752। अब आप जब इसको माइनस कर दोगे, यानी कि आपके पास क्या निकल गया, ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ईयर 5, ईयर 5 के शुरुआत की बुक वैल्यू आ गई। अब आप इसमें ऐड करते हो परचेजेस जो हमें गिवन नहीं है, माइनस कर दोगे सेल जो कि है दोस्तों 5,000 रुपए की, तो आपके पास आ गई डेप्रिशिएबल वैल्यू। इसको हम बोल देते हैं डेप्रिशिएबल वैल्यू ऑफ ईयर 5। ये आप बता रहे हो 48,248, और इसके ऊपर अब डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे ईयर 5 का एट द रेट ऑफ 20%, तो 48,248 का 20% 9650, राउंड ऑफ करके कर दिया बेटा, 9649.6 और 9650। आपके लिए लिख रहा हूं, बाद में कंफ्यूज हो जाओगे तरह कैसे का। तो 9650 रुपए का डेप्रिसिएशन वो हम यहां पर लिखेंगे, दैट्स ऑल। अब इस केस में कोई कैपिटल गेन की ट्रांजैक्शन नहीं आएगी, दिस इज द ओनली थिंग वी हैव टू डू। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा बेटा पीबीटी 1,000 माइनस, और बाकी का काम आप मेरे ख्याल से अब अपने आप कर सकते हो। उसके लिए अब मुझे कुछ भी करवाने की जरूरत नहीं है, अब आपको लॉजिकली समझ में आ गया होगा कि आपको बेटा कैसे काम करना है। बस ध्यान ये रखना है, टैक्स सेविंग के बाद अब की बार मैं फॉर्मेट पूरा ही बनाऊंगा। ये आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, फिर आएगा कैश फ्लो फ्रॉम एसेट्स, और ये जीरो आएगा बेटा, दिस वुड बी जीरो, देयर विल बी नो वैल्यू। मैं जानबूझकर लिख रहा हूं ताकि दोनों केसेस का डिफरेंस आपको याद रहे। मैं इंटेंशनली लिख रहा हूं, वरना लिखने की जरूरत नहीं है, और आपको दोनों केसेस का अमाउंट क्लियर रहे। सो दैट इज हाउ योर टोटल कैश फ्लो इज टू बी कंप्यूटेड। आई होप पहले बेटा बात समझ में आ गई। यस, बिकॉज़ कोई कैपिटल गेन ही नहीं है, तो जब कैपिटल गेन नहीं है तो हम उसको यहीं पर एडजस्ट कर देंगे, हम उसको सीधा यहीं पर एडजस्ट कर देंगे, ठीक है ना। ऐसे ही करेंगे, बोलो ऐसे ही करेंगे ना। बिल्कुल गलत सर, सर 5,000 तो मिले, वो तो आएंगे ना मेरे दोस्त। मैंने लिखवाया था कैपिटल गेन नहीं आएगा, कैपिटल गेन नहीं होगा तो प्रॉफिट और लॉस नहीं होगा, टैक्स नहीं होगा, यानी कि सेल वैल्यू विल बी इक्वल टू योर कैश फ्लो। अब याद आया, हाँ बिल्कुल बेटा सेल वैल्यू मिलेगी। अब एक काम करो, पहले अब एक काम करो, मैंने कहा था बेटा इस टॉपिक में टाइम लगेगा। ये जो आपको टॉपिक है ना, ये वाला जो टॉपिक है, इसमें बेटा बच्चे ना बहुत परेशान होते हैं, मुझे पता है। ऑल्दो आप सब टैक्स पढ़ चुके हो, उसके बाद भी पता नहीं क्यों बच्चे इसमें इतने परेशान होते हैं। मतलब टैक्स आप सारे बच्चे पढ़ चुके हो, उसके बाद भी पता नहीं क्यों इतना परेशान होते हो। गॉड नोज आप इतना क्यों परेशान होते हो, है ना। गॉड नोज बेटा, या तो आपने टैक्स ढंग से नहीं पढ़ा, या जो भी चलो मैं क्या बोलूं, ठीक है, या मैं अच्छा नहीं पढ़ा, कुछ तो होगा, कुछ तो गड़बड़ होगी, है ना। चलो अब मैं आपके साथ एक काम करता हूं, सुनो। मुझे पता है कईयों को भी कई सारे कंफ्यूजन हो गए होंगे, तो मेरा भी कहा माना, पहले अब आप कॉपी करो, पहले अब आप कॉपी करो। कॉपी करने के बाद मैं इसको एक बार वापस से समराइज करूंगा, मैं एक बार इसको रिवाइज करवा दूंगा, और फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। फिर आप उसके बाद बेटा आप इसको घर पे एक बार अपने आप बैठ के करेंगे, तो आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि अभी ना अगर कंफ्यूजन होगा भी तो मैं जितनी मर्जी बार बता दूं, वो उतनी जल्दी दिमाग में होगा ही नहीं क्लियर, क्योंकि एक बार जो प्रॉब्लम घर कर गई उस पर टाइम लगाना पड़ता है आपको ठीक करने के लिए। तो इसलिए मेरा सजेशन होगा, मैं अभी इसको करवाऊंगा, रिवाइज करवाऊंगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ जाऊंगा। आप घर पे इसको करिएगा, कंफ्यूजन आएगा तो कल हम इसको दोबारा कर लेंगे, ठीक है। कल हम इस टॉपिक पर दोबारा जो डाउट्स होंगे देख लेंगे, ठीक है। चलो आओ बेटा फटाफट से, अब आप पहले ये वाला कॉपी करो जल्दी से, जल्दी से। इंटरव्यू भी होगा, अभी इंटरव्यू भी होगा, पहले ये तो कॉपी कर ले। बेटा अंकित, अभी क्या चल रहे हैं बच्चे, एग्जांपल्स। मैंने क्वेश्चन शुरू ही नहीं करे मेरे दोस्त, मैंने तो एक भी क्वेश्चन शुरू नहीं करा अभी यार, जस्ट डूइंग एग्जांपल्स। और तुम एग्जांपल पढ़ के खुश हो रहे हो, अरे वाह समझ में आ गया, समझ में आ गया। मैं भी खुश हो रहा हूं, वाह समझ में आ गया। देखो बेटा मैं डराता नहीं हूं, मैं पता आपको ये बातें क्यों बोलता हूं। मैं ये बातें इसलिए बोलता हूं कि आपको ना समझने की जरूरत है। आप ना थोड़ी सी चीज समझ के उसके आगे की कहानी ना अपने आप भूल लेते हो, अपने दिमाग में ना कहानी बना लेते हो। ये तो आगे, ये तो आसान, आगे का भी आसान होगा, ये हो गया। मतलब आप ना जबरदस्ती कहानी और डरा सा जाओगे, यार ये तो समझ नहीं आ रहा, यार आगे का कैसे समझ आएगा। मतलब आज की क्लास में ध्यान ही नहीं होता। ये वही बात है, मैं जब बोलता हूं पिंक खरगोश के बारे में मत सोचना, तो आधे बच्चे वही सोचते हैं। समझ में आती कहानी उतनी मैंने बताई थी ना मैंने, तो ये वही वाली हरकत है तुम्हारी। तो इसीलिए मैं कहता हूं भाई फोकस जो अभी चल रहा है पहले उस पर फोकस करो। चलिए कॉपी करिए फटाफट से। मैडम मैंने अभी बोला पहले कॉपी कर लो, कॉपी कर लो, कॉपी कर लो, बट आप नहीं मान रहे। मैंने कहा पहले कॉपी कर लो, मैं अभी डाउट्स नहीं ले रहा हूं, आप पहले कॉपी कर लो। चलिए यहां तक बेटा सबका हो गया। देखो कॉपी पे थोड़ा फोकस करो बेटा, स्पीड बढ़ाओ, वरना मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा बेटा। मैं फिर आपको होमवर्क ही देता रहूंगा, बाद में कर लेना। भाई मैं आपको एक मौका देता हूं, साथ साथ कॉपी करो, तो भाई मतलब थोड़ा सा ना कर लो पहले, ठीक है ना।
चलिए अब मैं चलता हूं बेटा पहले कुछ एक अगले पॉइंट पर। आप में से कई बच्चों को ना दो शब्दों में बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। आप में से कई बच्चों को दो शब्दों में बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, तो वो पहले कंफ्यूजन में दूर कर देता हूं, वरना आप ना परेशान ही रहोगे। देखो बेटा, एक वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू, और एक वर्ड होता है दोस्तों सेल वैल्यू। पहले तो आपको इन दोनों शब्दों के वर्ड्स के मतलब में कंफ्यूजन है, अब पहले समझ लेना, तो आपको ना अपने आप ही आंसर मिल जाएंगे। कई सारे बच्चों का तो यही सबसे बड़ा डाउट है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू वर्ड्स? सबसे पहले स्क्रैप वैल्यू का मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है एस्टिमेटेड सेल वैल्यू। ये क्या होता है? एस्टिमेटेड सेल वैल्यू एट टू बी रियलाइज्ड, टू बी रियलाइज्ड एट एंड। क्या पहले मेरी बात समझ में आ गई? जबकि ये होता कब है? एस्टिमेशन, एस्टिमेशन डन एट बिगिनिंग। पहले ये पॉइंट समझ में आया? स्क्रैप वैल्यू का मतलब होता है एट द एंड मुझे कितने पैसे मिलेंगे इसको बेचकर। क्या ये पैसे मेरे मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन पे डिपेंड करते हैं? क्या ये पैसे मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन पे डिपेंड करते हैं? एसएलएम होगा तो मिलेंगे, डब्ल्यूटीवी नहीं। भाई ऐसा कुछ नहीं होता। ये वो पैसे हैं जो मुझे एट द एंड मिलेंगे, ये अंदाजे वाले हैं। अब वो तो मेथड है, कोई मेथड इसको कंसीडर करता है, कोई इग्नोर करता है, कुछ कैसे करता है, कोई कैसे करता है, हमें उसकी बात ही नहीं करनी है। हमें उसकी बात ही नहीं करनी है। ये तो वो पैसे जो हमें अंदाजे से मिलेंगे। नाउ व्हाट इज सेल वैल्यू? सर सेल वैल्यू का मतलब हो गया एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड ऑन सेल एट एंड। लास्ट में मुझे कितने मिले। अब आप 2 मिनट के लिए खुद बुद्धिमान हो, अगर मुझे ये नहीं बताया अमाउंट कितना तो मैं क्या मानूंगा? आप ही मुझे बता दो, अगर मुझे सेल वैल्यू नहीं गिवन तो मैं किसके बराबर मान लूंगा? भाई इसका मतलब जो सोचा था वो मिल जाएंगे, खत्म कहानी। जो सोचा था वो मिल जाएंगे। अब यहां पर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज इमैटेरियल। भाई कोई भी मेथड हो ना, मुझे क्या फर्क पड़ना है? देयर इज इट हार्डली मैटर्स व्हिच मेथड इज। अब देखो ये दो बेसिक शब्द आप अकाउंट्स के ज्ञानियों को नहीं पता। अब देखो बेटा कैसे काम चलेगा मेरा एफएम में, बताओ। ये बहुत बेसिक सी बातें हैं, मतलब मैं क्या बोलूं यार इसके लिए। चलो पढ़ो, करो, कॉपी करो, कर लो बेटा, कॉपी कर लो, कॉपी कर लो, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, तुम्हें तो सब पता है, तुम्हें बेटा सब पता है, मेरे को नहीं पता, मैं तो रिवीजन के लिए बताता रहता हूं बीच बीच में। अबे यही कॉपी करना है जो स्क्रीन पर लिखा है ना। मुझे थोड़ी पता बेटा ये पढ़िए। मैं तो अपनी प्रैक्टिस करता रहता हूं, याद करता रहता हूं। हाँ सुनील तुझे याद है ना ये होता था, तो इसलिए मैं बीच बीच में प्रैक्टिस करता रहता हूं बेटा। चलिए बेटा हो गया, एवरीवन डन। अब इसके बाद आप पहले कॉपी करेंगे बिना कोई दिमाग लगाए। आप सिर्फ कॉपी करेंगे बेटा बिना कोई दिमाग लगाए। जल्दी से करो, जल्दी से करो बेटा, बबलू वालों जल्दी करो। इसके बाद बेटा एग्जांपल नंबर 5 का सॉल्यूशन आप जल्दी से कॉपी करेंगे, ठीक है? चलिए करिए, कॉपी शुरू हो रही है। ए पार्ट अभी बस कॉपी करिए, मैं इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, बस आप कॉपी करिए पहले।
बेटा वो बिगिनिंग में लग जाएगा, उसके हिसाब से ही हम सारा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते थे। हम तो बाय डिफॉल्ट मानते थे बिगिनिंग में लग जाएगा, इसीलिए ईयर 1 का कंप्लीट डेप्रिसिएशन लगाते थे बेटा। आप परफॉर्मा बना लो बेटा, जो नंबर्स मैंने लिखे हैं उतने लिख लो, बाकी कंप्लीट आप घर पे कर लेना। अरे भाई तुषार, इतनी जल्दी किस बात की है बेटा? तेरे को अभी सब्र रख, सब्र पेशेंस काम आएगी बेटा इस चक्कर में। तेरे को ना 5 क्लास के बाद समझ आएगा सर ने इतना डिटेल में क्यों पढ़ाया था। हो गया बेटा यहां तक? हाँ जी, प्रेजेंटेशन कॉपी हो गई, ये वाला परफॉर्मा कंप्लीट आपने घर पे करना है बेटा, मैं तो पहले भी बोल रहा हूं, कंप्लीट आपने घर पे करना है इसको। अब आप ये कॉपी करिए, पहले कॉपी दिस फटाफट, जल्दी से बेटा इसको पहले कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको एक बार क्विकली समझाता हूं वापस से ये दोनों एग्जांपल्स क्या है, दोनों में क्या करा। पहले आप फटाफट से बेटा कॉपी कर लीजिए इसको। हाँ जी बेटा पूजन, चलिए मैं उम्मीद कर रहा हूं अब आपने बेटा यहां तक सारा कंप्लीट कर लिया है। अब आप प्लीज 2 मिनट के लिए फोकस करिएगा, 2-4 मिनट के लिए मैं पूरी बातें रिवाइज कर रहा हूं, एक-एक पॉइंट्स। सो प्लीज कंसंट्रेट बैक, मैं मेन पॉइंट रिवाइज कराऊंगा, दैट इज एसेट से रिलेटेड वाला। देखो जी, हमने आपके साथ सबसे पहले 2 बातें सीखी, या तो हम पूरा का पूरा एसेट्स बेचेंगे या पार्शियल। अगर हम पूरा एसेट्स बेचते हैं मतलब पूरा का पूरा ब्लॉक एम्प्टी हो जाएगा, क्वेश्चन ये बोलता है तो जिस साल में बेचा उस साल कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगता एज पर द इनकम टैक्स रूल। जिस साल में बेचा उस साल आपको कोई डेप्रिसिएशन नहीं मिलता, उस साल में सिर्फ आप अपना कैपिटल गेन और लॉस निकालते हो एंड अकॉर्डिंगली आपका कैश फ्लो निकल जाएगा। तो हमने पहले वाले केस में एग्जामिनर ने कहा था कंप्लीट ब्लॉक इज सोल्ड, तो जब पूरा का पूरा ब्लॉक सेल हो रहा है एक पार्ट में, तो लास्ट ईयर में देयर विल नॉट बी एनी डेप्रिसिएशन, यानी कि डेप्रिसिएशन लगा इन 4 साल। तो जब हम 5वें साल के एंड पर आएंगे तो इन चारों को मैं अपनी कॉस्ट में से माइनस कर दूंगा, तो मेरी बुक वैल्यू आ जाएगी, मेरी किताबों में उस टाइम उतनी वैल्यू होगी, तो ये रही कॉस्ट और ये 4 साल का डेप्रिसिएशन, ये मेरी किताबों की वैल्यू। इसको हमने बेचा 5000 का। 5000 कैसे? हमें सेल वैल्यू गिवन नहीं थी, तो जब सेल वैल्यू गिवन नहीं होगी तो वो किसके बराबर? वो स्क्रैप के बराबर। तो सेल वैल्यू इज इक्वल टू स्क्रैप, 5000 मान लिया। अब इन दोनों को कंपेयर करके आ गया लॉस, उस पर हो गई टैक्स सेविंग, तो 5000 का बेचा प्लस टैक्स सेविंग, टोटल मिलाकर इतना कैश फ्लो एक तरह से जनरेट हो गया। तो लास्ट ईयर में देयर विल नॉट बी एनी डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट और लॉस निकाला, उसके अकॉर्डिंगली कैश फ्लो निकाला, और ये हमने अपना कैश फ्लो लास्ट ईयर में लिख दिया। फिर दूसरा केस हमने पढ़ा, अगर पार्शियल सेल कराए तो उस केस में आप लास्ट ईयर में डेप्रिसिएशन निकालोगे, बट डेप्रिसिएशन कौन सी वैल्यू पर? सर वो वैल्यू जो आपके पास इस तरीके से निकलेगी, साल के स्टार्टिंग वाली वैल्यू, अगर परचेज है तो ऐड, सेल है तो माइनस, जितने का भी बेचा माइनस, फिर आपके पास आ जाएगा क्लोजिंग बुक वैल्यू या डेप्रिसिएबल वैल्यू। फाइनली इस वैल्यू पर डेप्रिसिएशन लगा दोगे, इस साल में कोई कैपिटल गेन और लॉस नहीं निकलेगा। तो हमने कहा लो जी सेकंड केस में चलते हैं। अब 4 साल बीत चुके हैं, इस साल बेचेंगे, अब बाकी एसेट्स बचे हैं, तो जब बेचेंगे तो हमें डेप्रिसिएशन तो लगाना है। तो मैंने कहा पहले तो इतने का था 4 साल तक का ये डेप्रिसिएशन, 5वें साल जिस साल बेचा उसके ये बिगिनिंग की वैल्यू आ गई, परचेज कुछ हुआ नहीं, सेल अगेंस्ट स्क्रैप के बराबर स्टैंडर्ड असम्पशन, तो यानी कि हमारे पास ये वैल्यू बच गई। अब इसका 20% विल बिकम द डेप्रिसिएशन, यही हमारा इनकम टैक्स का कांसेप्ट होता है। तो ये 20% हमारा इनकम टैक्स का डेप्रिसिएशन का वैल्यू आ गया, ये हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया। अब हमने बोला था इस साल कोई कैपिटल गेन और लॉस नहीं निकलेगा, तो यानी कि नो कैपिटल गेन और लॉस, इसका मतलब सेल वैल्यू विल बी इक्वल टू द कैश फ्लो। तो 5000 रुपए का बेचा वही हो गया, क्योंकि कोई प्रॉफिट और लॉस नहीं निकलना, तो उस पे टैक्स ना टैक्स आएगा ना टैक्स जाए, सेविंग होगी, तो सीधा सीधा कैश फ्लो सेल वैल्यू के बराबर। दैट इज द सिंपलेस्ट कांसेप्ट जो मैंने अब आपको पूरा समराइज कर दिया। मैं उम्मीद कर रहा हूं अब मैक्सिमम बच्चों के डाउट्स बेटा यहां पर कंप्लीट भी हो गए होंगे, खत्म भी हो गए होंगे। अगर स्टिल आपके कोई डाउट्स बचे हैं तो बेटा मेरा आप बच्चों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, और वो क्या बेटा, वो जो डाउट्स है पहले अब आप इनको अपने आप करिएगा, उसके बाद आपको अपने आप चीजें क्लियर हो जाएंगी। बिलीव मी, सारी चीजें अपने आप ही क्लियर हो जाएंगी दोबारा बेटा, जब आप इनको एक बार अपने आप करोगे। राइट, चल अब मैं आपके साथ कुछ जनरल बातें कर रहा हूं। क्या जनरल बातें? सर सुनो, मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रहा हूं कुछ एजम्पशंस हैं, स्पेशली हमने इनफ्लो के बारे में तो पढ़ लिया, बट आउटफ्लो के बारे में हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। वी हैव नॉट स्टडीड अबाउट वर्किंग कैपिटल और कॉस्ट ऑफ एसेट्स, इनके बारे में कुछ भी हमने ज्ञान नहीं लिया। तो आइए अब हमारे कोर्स में जो एजम्पशंस हैं वो क्या क्या है, एक बार पहले उन्हें गो थ्रू कर लेते हैं, जो हमें हमारे कोर्स में बेटा स्टैंडर्ड एजम्पशंस बाय डिफॉल्ट लेकर चलनी होती है। तो अब आप ये बातें मेरे साथ साथ भी लिख सकते हैं, साथ साथ लिख लीजिएगा, मैं एक एक पॉइंट लिखूंगा, उसको समझाऊंगा, फिर आगे बढ़ूंगा, ठीक है? तो अब हम अपनी एजम्पशंस लिख रहे हैं बेटा, तो यहां पर हम लिखेंगे अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड। भाई जब तक कुछ और ना बोला जाए, हाँ अगर कुछ और बोल दिया गया तो जो बोल दिया गया, बट अगर कुछ ना बोला जाए तो हम क्या कहेंगे? फॉलोइंग पॉइंट्स आर टू बी एज्यूम्ड। ये बातें हमें क्या करनी पड़ेगी दोस्तों? एज्यूम करके चलनी पड़ेगी। क्या क्या बातें? सबसे पहले हम फिक्स्ड एसेट्स या कॉस्ट ऑफ एसेट्स की बात करते हैं। अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि हमने फिक्स्ड एसेट्स का पैसा कब इनकर करा या कब खर्च करा, तो हम बाय डिफॉल्ट मान के चलते हैं कि हमारा जो फिक्स्ड एसेट्स का इन्वेस्टमेंट होगा, जो इन्वेस्टमेंट जब हमने पैसा लगाना है, आर टू बी डन, ये हम कब लगाएंगे? एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। तो भाई आप ये मान के चलोगे कि जब आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ तब आप ये वाला पैसा लगाओगे। दैट इज आप ये बोलोगे ये कौन से टाइम पर लगा? टाइम जीरो। टाइम जीरो को बेटा हम बोलते हैं आज। टाइम जीरो स्टैंड्स फॉर टुडे। पहली बात समझ में आ गई कि पैसा कब लगेगा, व्हेन टू इन्वेस्ट। अगर क्वेश्चन साइलेंट है,
जैसे अभी तक जितने क्वेश्चन थे उन सब में बोलता था कॉस्ट ऑफ मशीन, कॉस्ट ऑफ एसेट्स, हम बाय डिफॉल्ट मानते थे बेटा वो बिगिनिंग में लग जाएगा, उसके हिसाब से ही हम सारा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते थे। हम तो बाय डिफॉल्ट मानते थे बिगिनिंग में लग जाएगा, इसीलिए ईयर 1 का कंप्लीट डेप्रिसिएशन लगाते थे, हम पार्शियली लगाते। तो इसीलिए सिंपल assumption, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम ये मान के चलेंगे एसेट्स बिगिनिंग में लगेगा अभी, यानी कि टाइम 0 पर। सिमिलरली हमारे पास होता है अगर वर्किंग कैपिटल का पैसा लगाना है तो भाई वर्किंग कैपिटल का पैसा भी अगर कुछ ना बोला जाए तो बेटा हम कब मानते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। भाई जब हमारा प्रोजेक्ट का स्टार्ट हुआ है तभी हम मान लेंगे कि हमें वर्किंग कैपिटल का पैसा भी लगाना है, दैट इज अगेन ये लगेगा टाइम 0 पर। पहले दो बातें समझ में आ गई बच्चों, सिंपल से मुद्दे हैं। अच्छा अब एक इंपॉर्टेंट मुद्दा सर, तो मतलब ये बताओ ये 2 मैटर हो गए, तीसरा मैटर आता है रेवेन्यू कैश फ्लोज। रेवेन्यू कैश फ्लोज का पहले मतलब क्या है, पहले तो इस वर्ड का क्या मतलब है। तो बेटा रेवेन्यू कैश फ्लोज स्टैंड्स फॉर हमने जो सेल्स करी, जो कॉस्ट लगाई, वीसीएफसी, ये सब बेटा इन सब का नेट कब मिलेगा। रेवेन्यू कैश फ्लोज का मतलब सिर्फ सेल नहीं है, इसमें कॉस्ट भी आ गई, कौन सी वाली, रेवेन्यू वाली नेचर की, जो हम अपनी बेटा उस स्टेटमेंट में भी दिखाते थे वीसीएफसी प्लानरिंग का। तो रेवेन्यू कैश फ्लोज हम क्या मानेंगे, आर टू बी जनरेटेड, हम ये मान के चलेंगे कि ये जो जनरेट होता है ये होता है एंड ऑफ द रिस्पेक्टिव ईयर। मतलब अगर हम बात कर रहे हैं ईयर 1 की तो हम ये मानेंगे कि वो जो सेल्स हमें क्वेश्चन में गिवन है, जो कॉस्ट गिवन है, वो पहले साल के एंड पर पैसे आएंगे या जाएंगे। पहले बात समझ में आ गई बेटा, वो पहले साल के एंड पर पैसे आएंगे या जाएंगे, हम ये मान के चलते हैं। अगली assumption वर्किंग कैपिटल के बारे में मैंने आपको पहले दिन समझाया था, हम एज्यूम करेंगे कि भाई हमारा वर्किंग कैपिटल बेटा क्या रहता है पूरे बिजनेस में, सेम। अगर कुछ ना बोला जाए तो इट इज सेम, अगर ये सेम रहता है इसका मतलब हम ये मानते हैं 100% ऑफ द वर्किंग कैपिटल विल बी रियलाइज्ड, सारा का सारा पैसा बेटा क्या हो जाएगा, रियलाइज हो जाएगा। कब होगा, एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, जब हमारा प्रोजेक्ट समाप्त होगा उस समय जो हमने पैसा लगाया बेटा वो सारा का सारा वापस आ जाएगा। बात समझ में आ गई, बोलो जी, आई होप दिस इज आल्सो क्लियर। चलिए परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा हमारा सेल ऑफ एसेट्स से रिलेटेड। तो अगर हम बात करें बेटा सेल ऑफ एसेट्स की, तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम मानेंगे एज्यूम एट एंड ऑफ प्रोजेक्ट। सबसे पहली बात हम तो ये मानेंगे कि ये एसेट्स सेल कब होगा, एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट होगा। अब एट द एंड में भी देयर आर 2 डिफरेंट केसेस और 2 डिफरेंट कैटेगरीज जिसके ऊपर हम आपसे चर्चा करेंगे। वो कैटेगरीज क्या है, अगर एक केस होता है जब हम बोलते हैं हमारा डेप्रिशिएबल एसेट्स है, अगर दोस्तों हमारे पास हमारा डेप्रिशिएबल एसेट्स है तो हम क्या मानेंगे, हम मानेंगे सेल वैल्यू विल बी इक्वल टू स्क्रैप वैल्यू अगर क्वेश्चन साइलेंट है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम मान लेंगे सेल वैल्यू स्क्रैप के बराबर, जो मैंने भी समझाया। हाँ अगर क्वेश्चन ने बोल दिया इतने का बिकेगा तो जो बोला बेटा वही मानना पड़ेगा, फिर तो हमारे पास कोई ऑप्शन या स्कोप तो बचा नहीं, फिर तो जो बोला वही मानना पड़ेगा। बट अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो ये स्टैंडर्ड assumptions है। अगर नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स है तो, अगर नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स है जैसे हमारी लैंड, अगर लैंड हमारे पास है तो उस केस में बेटा हम क्या करेंगे, हम मानेंगे कि, चलिए मैं उम्मीद कर रहा हूं बेटा आवाज आ रही है, हाँ अब आवाज आ रही होगी, चलिए आई होप ओके आप सब। चलो हमने कहा मान लो सर अगर नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स है, अगर नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स है जैसे कि बेटा आपके पास क्या होती है, लैंड होती है। अगर नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हम ये मानेंगे कि सेल वैल्यू विल बी इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट्स। अब आप कॉस्ट ऑफ एसेट्स बोलो, इसको बुक वैल्यू बोलो, बेटा एक ही बात है, क्योंकि इस पे डेप्रिसिएशन लगता नहीं है। तो जितने की बुक वैल्यू है वही हमारे पास आ रही होगी जो कॉस्ट है, और उतने का ही हम इसको सेल मान लेंगे। पहले बेटा बात समझ में आई है, ये 5 मेन बातें हैं जो आपकी स्टैंडर्ड बेटा लगभग हर क्वेश्चन में अप्लाई होंगी। These 5 पॉइंट्स में से कुछ ना कुछ जनरली हर क्वेश्चन में लगेगा, इसीलिए मैंने आपको कंसोलिडेटेड सारी assumptions एक जगह पहले लिखवा दी। आप बेटा फटाफट से कॉपी कर लीजिए जिसकी जो पॉइंट बचा हुआ है। वैसे तो मैंने बोला था साथ साथ ही कॉपी करना है, जिसका रहता है बेटा वो फटाफट से कर लो। मैंने साथ साथ ही बोला था लास्ट के 1-2 पॉइंट अगर बच गए जल्दी कर लो, मैंने पहले बोल दिया था बेटा कि आप फटाफट जल्दी कॉपी कर लो साथ साथ इसको। बेटा पॉइंट सी में हमने बोला था कि आपके पास अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम ये मानेंगे जो सेल्स है या जो भी फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट जो भी है बेटा वो सब एट द एंड ऑफ ईयर होगा। अगर वो ईयर 1 का तो ईयर 1 के एंड पर होगा, ईयर 2 लिखा तो 2 के एंड पर होगा, एंड सो ऑन। ये स्टैंडर्ड है। अगर क्वेश्चन कुछ और बोलेगा तो वी हैव टू सी की क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तब क्या होगा क्या नहीं होगा वो आगे जाके सीखेंगे। फिर चौथा बेटा वर्किंग कैपिटल के बारे में अगर कुछ ना बोले तो हम ये मान के चलते हैं वर्किंग कैपिटल का सारा पैसा विल रिमेन सेम। तो जितना पैसा हमने लगाया था वो सारा का सारा हमें एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट वापस मिल जाएगा। करिए बेटा कॉपी। चलिए मैं उम्मीद कर रहा हूं बेटा अब आपने यहां तक पहले कॉपी कर लिया, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूं अब आपने यहां तक का सारा बात कॉपी कर लिया। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट पॉइंट सर? बेटा ई वाले में क्या बताऊं बेटा, अभी तो बताया एसेट्स बेचेंगे एट द एंड पर बिकेगा, अगर डेप्रिशिएबल है तो सेल स्क्रैप के बराबर है, नॉन डेप्रिशिएबल सेल कॉस्ट के बराबर है। उसमें क्या बताऊं मेरे को बताओ बच्चों, ये अभी लिखा है तो यही तो सब समझाया था बेटा। और कोई डाउट है बेटा इसमें? अरे जो बच्चे का डाउट था किसका था, और कोई डाउट है इसमें जिसका बेटा इस पॉइंट में था ही नहीं बेटा, क्या बताओ। चलो अब दोस्तों बहुत ज्यादा केयरफुली मेरी बात सुनना और समझना। अब जो मैं बताने जा रहा हूं प्लीज केयरफुली सुनना और समझना, ठीक है। चलो यार मेरे पास ना एक इंटरव्यू का क्वेश्चन है जो जनरली इंटरव्यू में पूछा जाता है। लेट मी सी कितने बच्चे उस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाते हैं, ठीक है। अब मैं आपके कमेंट यहां पर ऑफ कर रहा हूं ताकि आपस में ऑप्शंस ना दे पाओ। मैं यहां पर पोल स्टार्ट करूंगा और पोल में आपसे जवाब मांगूंगा। इंटरव्यू का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन सिर्फ एक बार बोलूंगा, लिखूंगा नहीं, क्वेश्चन सिर्फ एक बार बोलूंगा और मैं आपके सामने ऑप्शंस रख दूंगा कि आपके हिसाब से ऑप्शंस क्या होनी चाहिए,
ठीक है, ऑप्शंस बेटा दो ही होंगे, ऑप्शंस दो ही होंगे, या चलो तीन रख देते हैं, ऑप्शन ए, बी, सी और डी, चार ऑप्शन होंगे जिसमें से आपको करेक्ट और फॉल्स करना है। अब जिनको एक्चुअली में इंटरव्यू की तैयारी करनी है वो इसको लॉजिकली आंसर देंगे। अब इंटरव्यू में आपको ज्यादा समय नहीं मिलता, तो मैं आपको सिर्फ 15 सेकंड्स का पोल दूंगा, इट विल बी जस्ट 15 सेकंड्स का पोल, याद रखना, क्योंकि इंटरव्यू में बेटा हैंड टू हैंड आपको आंसर देना होता है, आपके पास समय नहीं होता कि चलो सोच के बताते हैं, तो 15 सेकंड का समय मिलेगा आपको रिप्लाई देने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन मैं ओरली बोलूंगा, ऑप्शन यहां लिख दूंगा और आपका पोल शुरू हो जाएगा। चलिए मैं अब यहां पर पहले तो चैट बॉक्स को बंद कर रहा हूं, चलिए मैंने पहले तो चैट बॉक्स को बंद कर दिया ताकि आप बच्चे पहले यहां पर सारी बातें सुन लें और समझ लें, वरना क्या होता है बच्चे आपस में चैटिंग में लगे होते हैं। तो हियर गोज योर क्वेश्चन फॉर द डे, एंड द क्वेश्चन इज, सपोज मिस्टर एक्स gave rupees 5,000 to Mrs. Y. Mrs. Y agreed to pay rupees 1,000 every month back to Mr. X. How much time it will take by Mrs. Y to repay the entire loan to Mr. X? Option A, less than 5 months, more than 5 months, 5 months. Data is incomplete. So these are the four options and your poll starts now. पोल के रिजल्ट आ चुके हैं। 15% बच्चे यहां पर, 31%, 32% और 22%। अब आपके सामने ये पोल के नतीजे हैं। आंसर आपको पहले से पता है, मैंने ऑलरेडी मार्क कर दिया था, एंड द करेक्ट आंसर इज मोर देन 5। ये करेक्ट आंसर दिया है बेटा किन बच्चों ने? यश, आर्यन, प्रीतम, परम, अमन, प्रियांशु, शुभम, तुषार, संगीता, नियो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। पहले तो मुझे ये वाले नमूने बताओ, ये कौन थे 15%? भाई ये कौन थे लेस देन 5 मंथ? कौन थे बेटा, ये कौन थे? कहां से आते हैं चुन चुन कर? और ये वाले कौन थे भाई साहब? इनको तो शत नमन मिला, इनको तो बेटा शत नमन भाई साहब। ये अलग ही लेवल की किस्म है, ये अलग ही प्राणी है। मतलब समझ रहे हो पहले आप? मतलब ए और डी, बे यार क्या बोलूं मैं इन दोनों को, अबे गधों ये तो बिल्कुल ही गलत है। मतलब यार मैं क्या बोलूं बेटा? पूजन देखो, पूजन कह रहा सर इंटरेस्ट रेट तो गिवन नहीं था, तो गलत हुआ ना, इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट। अबे लल्लू लाल, जब तेरे को नहीं दिया तो नहीं था, तेरे को दिया इंटरेस्ट रेट, नहीं तुम अपनी बुद्धि लगा लो। बस देखो पता क्या होता है, यही टॉपिक होता है बेटा। ये बेटा अब मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना बेटा। बी और सी गलत था। खुश हो गए बेटा ये 31% वाले, ये जो बहुत देर से खुश हो रहे हैं ना 31%, यो यो हो गया बेटा, आने बजे जो भी खुश हो रहे थे 31 हो गए। अबे करेक्ट आंसर ये था, सीधा सीधा बेटा, इसमें था क्या मेरे को तो समझ नहीं आया। अबे सीधा सीधा बोला 5,000 रुपए दिए थे, 1,000 रुपए हर महीने वापस देगी मैडम, तो उनकी दोस्त की मैडम है तो 5,000 रुपए हर महीने वापस देगी, तो 5 महीने में वापस। इसमें दिमाग क्या लगाना था? अब इसमें दिमाग क्या लगाना था मुझे ये बता दो। अब पता प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये हुई, मैंने स्टार्टिंग में माहौल बना दिया कि तुम्हें पता है इंटरव्यू का क्वेश्चन है, इंटरव्यू का क्वेश्चन है, ये माहौल जो बनाया ना, बस तुम फंस गए, तुम बेटा फंस गए। तुमने ये सोचा इंटरव्यू में इतना आसान क्वेश्चन कैसे, ऐसे कैसे? यही वो बच्चे होते हैं बेटा, ये जो 15, 31 और 22 है, यही वो बच्चे हैं जिनसे बोला जाता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ। बेटा ये 2 पेज का एसे बना के लाते हैं जिसमें आधा झूठ और फरेब लिख के लाते हैं, जिसमें आधा झूठ और फरेब होता है, 1 पेज का एसे रट्टा मार के आते हैं कि हमने ये बोला है और सब झूठ फरेब। क्यों? इनको लगता है इंटरव्यू चल रहा है, सच बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। सच कैसे बता दे? हमने तो पढ़ाई नहीं करी, तो पास हो गए। हमने कभी पढ़ाई नहीं करी, टैक्स में आता नहीं, कॉस्टिंग आता है, अकाउंट्स आता है, अकाउंट्स के रट्टे मार के पास हो जाते, लॉ तो आता समझ नहीं है, लॉ तो देखते नहीं, बीपी डाउन हो जाता है हमारा। तो सर क्या बताएं आपको? जीवन में तो कष्ट कैसे? हमारे सर से पूछो, वो बताएंगे हम जीवन में कितने कष्ट थे हमारे। आपको थोड़ी बोल सकते जीवन में कष्ट हो, सर पास करी, बहुत मेहनत करी, आपको क्या पता? रात रात भर जाके मतलब लंगा हमारे घर पे लाइट कब चली जाती थी, हम वो स्ट्रीट लाइट पे लैंप के नीचे जाके पढ़ते थे। आपको क्या बताएं? आपको क्या बताएं? कई बार तो आइसक्रीम वाले रेडी वाले भैया के पास जाके पढ़ते थे, भाई साहब आप बेच लो, थोड़ी रेस्ट कर लो, मैं जाके बेच देता हूं, कोई बात नहीं, मैं बैठा हूं। हम आपको क्या बताएं? जीवन में इतने कष्ट हमारे, इतने कष्ट हमारे, है ना? ये वही बेटा जो हर बार अपनी कष्ट की कहानी सुनाकर सोचते हैं कि बस बस मेरे को यही चाहिए, बस मुझे यही चाहिए। पहले बेटा समझ में आ रहा है आपको? अबे लल्लू लाल, सीधा सीधा सवाल था, 5,000 रुपए दिया, 1,000 रुपए महीना, 5 महीने में पैसे वापस। इसमें दिमाग लगाना था, इसमें दिमाग लगाना था। पहले बेटा बात समझ में आ गई? पहले बात समझ में आ गई? अब सी वाले भी लाइक शांति, परम शांति, सुनाओ इन सबको, नलायक के सारे सुनाओ इन सबको, है ना? सी वाले भी लाइक शांति, है ना? चलो बेटा कांग्रेचुलेशंस, 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 आपने अगला टॉपिक सीख लिया। कांग्रेचुलेशंस, आपने अगला कॉन्सेप्ट समझ लिया। बेटा अगला कॉन्सेप्ट जो हम कल करेंगे, आज तो नहीं, उसका नाम है हमारे पास पे बैक पीरियड। मतलब कितने टाइम में आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा। खत्म। देखा, इंटरव्यू का माहौल बनाया आपने, मजाक मजाक में अपने आप ही पूरा टॉपिक समझ लिया। पे बैक पीरियड का मतलब होता है कि कितने टाइम में पैसा वापस आ जाएगा। जैसे हमने एग्जांपल में बोला था, तो आपने कहा 5 महीने में पैसा वापस, तो वो जो 5 महीने का वो क्या बन गया? पे बैक पीरियड। अमित जो हमारे साथ है, ही इज लाइक ऐसे कैसे? हमने तो फॉर्मूला पढ़ा था, ये क्या लॉजिक है? ऐसे तो गजब बेइज्जती है हमारी, ऐसे थोड़ी होता है ना, नलायक। अब हम इसके बारे में बेटा कल आपके साथ डिटेल में चर्चा करेंगे कि पे बैक पीरियड क्या होता है, क्या इसका मैटर है, एंड सो ऑन। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं बेटा कल की क्लास पर। अच्छा अब से सुन लो, अब से बेटा हमारी क्लास जो होगी वो डेली 2 आवर 50 मिनट्स, जैसा कि आप सबने बोला था बेटा 15 मिनट में एक्स्ट्रा लूंगा, है ना? और उसके बाद संडे हमारा ऑफ होगा, संडे हमारा ऑफ होगा, तो वीकली 2 संडे ऑफ रखेंगे, 2 संडे क्लास लेंगे। हमने आपसे वादा करा था, तो इस महीने में 1 संडे क्लास हो चुकी है, तो अब 2 संडे में आपकी छुट्टी रखूंगा, सिर्फ 1 संडे क्लास लूंगा। तो अपन 17 को छुट्टी रखने वाले हैं, 24 वाले संडे को क्लास ले लेंगे, देन 31 वाले को बेटा ऑफ होगा। तो ये दोनों संडे बेटा आपके ऑफ होंगे, 24 वाले दिन हम आपके साथ क्लास ले लेंगे। ठीक है, चलो जी, ओके जी, बाय 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 बाय। अब हम आपसे मिलेंगे बेटा कब? अब हम आपसे मिलेंगे कल। रिवाइज करके आइएगा, रिवाइज करके आइएगा।